Friends, now we are starting with a chapter number 2, Basic Concepts of Income Tax Act 1961. एक मिनट सर, ये चैप्टर बेसिक कंसेप्ट है, तो फिर चैप्टर नंबर 1 क्या था? एक मिनट, चैप्टर नंबर 1 में हमने सिर्फ जनरल बातें करी, व्हाट इज टैक्स। उसमें हमने डीटी के बारे में भी देखा, आईडीटी के बारे में भी देखा, पावर गवर्नमेंट को कहां से आती है, डीटी आईडीटी के बीच में का डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें देखी। लेकिन चैप्टर नंबर 1 में हमने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा। मेरा मेन सब्जेक्ट, अपने लेक्चर का मेन सब्जेक्ट इनकम टैक्स है। तो इनकम टैक्स शुरू होता है अब फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। हेलो, इसी चैप्टर नंबर 2 का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इस चैप्टर में हम बहुत सारी छोटी छोटी मीनिंग्स पढ़ने वाले हैं, ये भी थियोरेटिकल है, लेकिन इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स को समझते कैसे हैं। यस, द अप्रोच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ योर अप्रोच शुड बी टू अंडरस्टैंड द इनकम टैक्स। बराबर, लाइफ में पहली बार टैक्स पढ़ रहे हैं यार, मजा आने वाला है। ओके, अब देखो, कोई भी एक्ट हो, हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ रहे हैं। दुनिया का कोई भी एक्ट हो, सेक्शन 1 से शुरू होता है और मोस्टली मेजरली 100% सारे एक्ट का सेक्शन नंबर 1 इंट्रोडक्शन होता है। बराबर है? तो देखो, इनकम टैक्स एक्ट का फर्स्ट सेक्शन आज पढ़ रहे हैं, आज के बाद कभी नहीं पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, सेक्शन 1। सेक्शन 1 बहुत सिंपल है। सेक्शन 1 कहता है ये एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। बराबर, और इस एक्ट को पहली बार इंडिया में फोर्स में लाया गया, लागू किया गया 1 अप्रैल 1962। तो सिर्फ इतनी वाली चीज है। देखो, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स इज कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, इट इज एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये टैक्स एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। इट केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल 1962, और इस एक्ट के दौरान पहली बार पब्लिक से टैक्स वसूला गया पर्सन से ऑन फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। मतलब पहला फाइनेंशियल ईयर इज 62 63। हेलो, दो बातें याद रखने के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए नहीं, ओनली फॉर जनरल नॉलेज। फर्स्ट, इनकम टैक्स होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, और पहली बार ये इनकम टैक्स एक्ट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1962 को। पढ़ने की कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन अब देखो जो आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में। गाइस, सबसे बड़ी बात, मैं आज आपको 5 डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा। आज नहीं, मतलब आगे के लेक्चर्स में भी होगा, ठीक है? वो 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक डेफिनेशंस को पढ़े बिना ना तो आप इनकम टैक्स को समझ सकते हैं, और ये टर्म्स हम रोज चैप्टर्स में यूज करेंगे। These terms, this concept we're going to use everywhere. These are the basic 5 definitions. और हर एक्ट का, मेजॉरिटी हर एक्ट का डेफिनेशन सेक्शन 2 में लिखा जाता है। हेलो, हाँ कि ना? यस। तो सेक्शन 2 डेफिनेशन के सेक्शंस, 5 डेफिनेशंस चैप्टर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। बराबर। नाउ सबसे पहला डेफिनेशन, हु इज अ पर्सन। पर्सन किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बराबर। नाउ कुछ भी भूल जाना, पर्सन का डेफिनेशन ना भूलना, ठीक है? नो 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 सर, पर्सन कौन है? कोई मुझे बताएगा हु इज पर्सन? बोलो बोलो। जब से टैक्स पढ़ रहे हैं, पहले वीडियो से मैंने आपको पर्सन वर्ड दिमाग में दिया है। बोलो बोलो। पब्लिक, यस। बराबर। नाउ बट इनकम टैक्स में हम पब्लिक को पर्सन कहेंगे, पब्लिक नहीं कहेंगे। बराबर है, क्योंकि इनकम टैक्स से पर्सन नाम दिया है। अब सर, पर्सन इतना सीरियसली ले क्यों रहे हो? ठीक है ना, पब्लिक है, ओके है ना। आपको बताएं, सेक्शन 2 से पहले मैं आपको सेक्शन 4 बताना चाहता हूं। सेक्शन 4 जो पूरे इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है, आपको पता है सेक्शन 4 में क्या लिखा गया है? इनकम टैक्स एक्ट विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन पर्सन। बहुत बड़ी बात लिखी है, इनकम टैक्स एक्ट विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन पर्सन। मतलब ये पूरा एक्ट सिर्फ और सिर्फ पर्सन पे लागू हो सकता है। मतलब इनकम टैक्स सिर्फ पर्सन से वसूला जा सकता है। इसका मतलब समझते हो? अगर आप पर्सन नहीं हुए ना, तो आप इनकम टैक्स के स्कोप से बाहर हो जाएंगे। फिर आपकी इनकम कितनी भी हो, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। मतलब इनकम टैक्स सिर्फ किस पे लगेगा? पर्सन पे।
सर अगर हम पर्सन नहीं हुए तो आप इनकम टैक्स से आजाद हो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, फिर आप इंडिया में कितना भी कमाओ आपको टैक्स नहीं लग सकता क्योंकि आप पर्सन ही नहीं हो। बराबर से ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है सेक्शन 4 में। तो आपको अगर पर्सन का इंपॉर्टेंस जानना है तो पहले सेक्शन 4 पे आ जाते हैं। ये देखो सेक्शन 4 कहाँ गया? सेक्शन 4 ये रहा सेक्शन 4। चलो सेक्शन 2 से पहले आप पर्सन की इंपॉर्टेंस को समझ लो। एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, देखो देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इनकम टैक्स इज पेएबल बाय एवरी पर्सन। मतलब इनकम टैक्स सिर्फ पर्सन पे ही लग सकता है। तो अब ये जानना जरूरी है कि कौन पर्सन होते हैं, बराबर, और कौन पर्सन नहीं होते। ऑल ऑफ यू, नहीं तो आप इनकम टैक्स लगाओगे किस पे? अरे हेलो, है ना? यस। तो सबसे पहला डेफिनेशन इनकम टैक्स चालू करते ही, हु इज अ पर्सन। डेफिनेशन को छोड़ो, मेरे सवाल का जवाब दो। पर्सन कौन होंगे? आप खाली यस और नो बताना। एक 2 महीने का छोटा बच्चा क्या पर्सन हो सकता है? 2 महीने का छोटा बच्चा, बोलो। 2 मंथ्स चाइल्ड, अभी अभी पैदा हुआ है, गब्बू गब्बू चिक 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 चिक, बोलो यस और नो। चलो ठीक है, आपके सवाल के जवाब राइट होंगे कि रॉन्ग होंगे बाद में देखेंगे। फाइन। आप और मैं, क्या हम पर्सन है? यस, हम तो हैं अपन तो हैं। 2 महीने के बच्चे का थोड़ा डाउट है, ठीक है। नाउ, जानवर, एनिमल्स, हाथी मेरे साथी का हाथी, वोडाफोन का कुत्ता, वो हज का देखा है पहले ऐड पुराना? बोलो। बाहुबली मूवी देखी होगी, बहुत सारे हॉर्सेस, घोड़े, वो जानवर, क्या वो पर्सन है? सोचो। बराबर, मतलब एनिमल्स। ठीक है, देखते हैं। कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, कुछ लोग ना कह रहे हैं, वाह वाह। नाउ, शिरडी के साईं बाबा, तिरुपति बालाजी, मुंबई में सिद्धि विनायक, गजब पैसा कमा रहे हैं ये ट्रस्ट वाले। शिरडी के साईं बाबा, तिरुपति बालाजी, क्या ये पर्सन है? आराम से आंसर देना। अगर पर्सन हुए तो इनकम टैक्स लगेगा, पर्सन नहीं है तो इनकम टैक्स नहीं है। चलो, मैं गॉड लिखूं? गॉड, मैं गॉड की बातें कर रहा हूं। हाँ, अरे जवाब दो, यस और नो, राइट रॉन्ग सब चलेगा, जवाब दो। हाँ, कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ लोग नो कह रहे हैं तो सोचो, मतलब पर्सन का डेफिनेशन जरूरी तो है, खाली पब्लिक बोल देने से काम खत्म नहीं होता। अरे हाँ की ना? रिलायंस कंपनी, चलो बोलो। यस, ये सबका जवाब आ रहा है, यस यस। ठीक है, अब मेरी बात सुनना गाइस। इन्होंने पर्सन का डेफिनेशन ऐसा बनाया है कि जानवरों को भी नहीं छोड़ा। ऑल आर पर्सन, मतलब अगर इनकम कमाई तो टैक्स भरना पड़ेगा। सर भगवान को भी नहीं छोड़ा? हाँ हाँ, भगवान है तो अपने मंदिर में, इनकम है तो टैक्स है। एक चीज ध्यान रख लो, बराबर, इन्होंने पर्सन का डेफिनेशन ऐसा बनाया है कि पूरी दुनिया को समेट लिया, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। एनिमल्स, गॉड, गॉडेस, डेटीज, ऑल आर लायबल टू पे द टैक्स। पर हाँ, इनकम है तो टैक्स है। देखो, इनकम टैक्स, टैक्स ऑन इनकम। सर नो इनकम नो टैक्स, बराबर, नो इनकम नो टैक्स, लेकिन इनकम है तो टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट ने एनिमल्स को भी नहीं छोड़ा है। क्या बात करो? हाँ, इसे कहा ना, पर्सन का डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है। आप खाली इसे पब्लिक बोल के नहीं छूट सकेंगे, बराबर। नाउ, पहला डेफिनेशन सेक्शन 231 में बनाया गया है। आपको होता है पर्सन में, पर्सन को डिफाइन करने के लिए उन्होंने 7 कैटेगरीज बनाई। कितनी? बोलो, कितनी कैटेगरीज? 7। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन इन द इनकम टैक्स, और इन 7 के अंदर पूरी दुनिया को समेट लिया, किसी को नहीं छोड़ा। क्या बात करो, ये देखो, तो ये रहा पहला डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे। नाउ प्लीज सी टू इट, अंडरस्टैंड। क्या लिखा है? पर्सन इंक्लूड्स, सबसे पहला, एन इंडिविजुअल्स। सर इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बींग्स। आप और मैं, हम पर्सन है कि नहीं है? है, वो तो आपने अग्री किया था। मतलब इंडिविजुअल, कोई भी टाइप का इंसान, चाहे मेल, फीमेल, माइनर चाइल्ड, छोटा बच्चा, बराबर,
2 महीने का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, सब पर्सन है। इनकम है तो टैक्स है, बच्चों को भी टैक्स लगेगा। ल्यूनेटिक, पागल, अनसाउंड माइंड, वो भी पर्सन है। सर पागल, पागल टैक्स भरेगा? हेलो, यस, छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी टाइप के फॉरेनर्स, एनआरआईज, ये भी पर्सन है। सर पागलों को टैक्स कैसे लग सकता है? गाइस, अगर पागलों को छोड़ दिया ना, तो टैक्स बचाने के लिए हमारे हिंदुस्तानी कोई भी लेवल पे जा सकते हो, पागल बनने को तैयार है। हेलो, फिर तो अंबानी बोलेगा सबसे बड़ा पागल मैं ही, छोड़ दो टैक्स। है ना? इंडियंस है भाई, टैक्स बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पागलों को भी छोड़ा नहीं जा सकता। एनआरआईज एक्सेट्रा, ये सब इंसान, ह्यूमन बींग्स आर अ पर्सन। हेलो, कोई डाउट? ठीक है सर, फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF गाइस। सर हाउ कम HUF कैन बी अ, गाइस HUF सुना है? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली समझते हो? यस। नाउ नाउ नाउ, मुझे बताओ आपकी फैमिली है कि नहीं है? अब सुनना, आपकी फैमिली है कि नहीं? जल्दी बोलो यस और नो यार, कमान 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 कमान, रिप्लाई करते रहो यार। नाउ गाइस, आप लोग की फैमिली नहीं है। एक मिनट सर, क्या बोल रहा है तू? बराबर, अभी अभी चाय खाना वाना सब मम्मी ने खिलाया। फैमिली है, आपकी फैमिली नहीं है। बराबर सर, ऐसे कैसे? इसलिए मैंने कहा ना, आपको HUF नहीं पता। नाउ लिसन, नहीं तो व्हाट वुड हैपन यू नो, जब मैं HUF बोलूंगा ना, तो तुम्हारे दिमाग में तुम सिर्फ नाम सुनने को समझना बोलते हो, तो आपको समझ ही नहीं आएगा इनकम टैक्स। तो पहले HUF को क्लियर करो। नाउ आपको पता है फैमिली कब बनती है? फैमिली बनती है आफ्टर मैरिज, एज पर हिंदू लॉ, ऐसा HUF कहता है, जनरल लॉ नहीं कहता। बराबर, हिंदुइज्म का लॉ बना है, वो कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शादी के बाद ही बन सकती है। तो जिसकी जिसकी शादी होगी उसकी फैमिली है, जिसकी जिसकी शादी नहीं है उसकी फैमिली नहीं है। एक मिनट सर, तो फिर हमारी फैमिली जिसके साथ हम रह रहे हैं, वो आपकी फैमिली नहीं है, वो आपके डैडी की फैमिली है, आप अपने डैडी के HUF के मेंबर हो, लेकिन आपकी अपनी कोई फैमिली नहीं है। ओके, तो सर फैमिली बनती कैसे? बाय डिफॉल्ट द मोमेंट यू गेट मैरिड, आपकी HUF बन जाएगी। हिंदू होने चाहिए और आपकी शादी हो जानी चाहिए। जैसी आपकी शादी हो जाएगी, बराबर, नाउ एक मेंबर और घर में आएगा। वो जो मेंबर, वो वाला नहीं, हाँ। बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं। HUF बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है सर। मतलब अगर मिस्टर राज की शादी मिसेस रजनी से हो जाए, इनकी शादी होते ही इनका HUF क्रिएट हो जाता है। अब समझ आया? हेलो, यस, शादी के बिना फैमिली नहीं। तो आज अपने घर वालों को बोलना, पापा मेरी फैमिली नहीं है। कान के नीचे देंगे, ठीक है? ना, लिसन लिसन लिसन, राज एंड रजनी आफ्टर मैरिज HUF बन जाता है। सर तो फिर HUF को क्रिएट करना नहीं पड़ता? हाँ, इट इज बाय डिफॉल्ट। हाँ, आप उसके नाम पे इनकम करो या ना करो, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट HUF क्रिएट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो HUF एक इनविजिबल है, दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसको भी क्या माना गया है? सेपरेट, सेपरेट पर्सन माना गया है। सर तो फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? हाँ बताता हूं, सुनना 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 सुनना। इनकम टैक्स की नजरों में, मेरे चार्ट में अब आपको कितने टाइप के पर्सन दिख रहे हैं? आंसर दो। मेरे चार्ट में, मेरे स्क्रीन पे अब आपको कितने टाइप के पर्सन दिख रहे हैं? आंसर है 3। सर कौन कौन? मिस्टर राज, इंडिविजुअल, मिस्टर रजनी, मिसेस रजनी, इंडिविजुअल, और थर्ड HUF। सर कुछ नहीं समझ रहा है, बताता हूं, सुनो 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 सुनो। मान लो, थोड़ा प्रैक्टिकली चलते हैं। मिस्टर राज इज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, ये डॉक्टर है, और ये खुद डॉक्टर की प्रैक्टिसिंग करके 20 लाख रुपीस कमा रहा है इनकम। बताओ, डॉक्टर की प्रैक्टिस से, बताइए 20 लाख पे टैक्स कौन भरेगा? जल्दी बोलो। राज खुद भरेंगे, क्योंकि बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। यस, चैप्टर 2 करते करते चैप्टर 1 ना भूल जाना।
बराबर। ये 20 लाख पे राज टैक्स भरेंगे, इसे राज को पर्सन बनाया गया ताकि इसके ऊपर टैक्स लगाया जा सके। रजनी इज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। हेलो, पीएस कर चुकी है बंदी, प्रैक्टिस करती हैं, बराबर, और इनकी इनकम है 25 लाख। बताओ ये 25 लाख पे कौन टैक्स भरेगा? रजनी खुद टैक्स भरेगी, वो खुद पर्सन है। हाँ यार, सच्ची। अच्छा अब मेरी बात सुनना। अब मिस्टर राज ऑलरेडी 20 लाख के ऊपर की इनकम है, 20 लाख रुपीस की इनकम है, कितना परसेंट टैक्स भरता होगा? 30%। अरे स्लैब याद करो, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 0 to 3 लाख 0%, 3 lakh to 6 lakh 5%, 6 lakh to 9 lakh 10%, 9 lakh to 12 lakh 15%, 12 lakh to 15 lakh 20%, और 15 लाख के ऊपर कितना? 30%। तो इसकी इनकम तो 20 लाख है, तो 30% टैक्स भर रहा होगा कि नहीं भर रहा होगा? जल्दी बोलो। भर रहा होगा। यस। अब मेरी बात सुनना, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। राज इतना पैसा कमा रहा है, इसने घर खरीदा, ही परचेज्ड अ हाउस प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी को उसने भाड़े पे दे दिया, रेंट पे, और वो रेंट भी कमा रहा है 3 लाख। पता है इसकी टोटल इनकम कितनी हुई? 23 लाख, बराबर है। चलो ठीक है, इसकी टोटल इनकम हुई 23 लाख। 30% टैक्स भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा। 15 लाख के ऊपर कोई भी बंदा कमाए 30% टैक्स है। हेलो, जाग रहे हो कि सो रहे हो? जाग रहे, जाग। ठीक है, अब सुनो, तो मैं ऐसा बोलूं, ये पूरा 23 लाख है, मैं बाइफरकेशन से बता रहा हूं। ये 3 लाख पे उसको 30% के हिसाब से कितना टैक्स भरना होगा? 90,000 उसको टैक्स भरना होगा। टोटल 23 लाख है ना, हर इनकम पे अब उसको 30% भरना होगा, बराबर है। अब देखो, डॉक्टर है, डॉक्टर को टैक्स में कुछ समझता नहीं है, डॉक्टर को खाली सिलाई मारने को आता है ऑपरेशन थिएटर में जाके राइट। बट रजनी इज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, उसकी वाइफ। रजनी बोलती है डॉक्टर बेवकूफ, तू 3 लाख और कमा रहा है, तुझे 30% टैक्स आ रहा है, 90,000 समझता है टैक्स बचाना है कि भरना है? और रजनी सीएस है, आपके जैसा, टैक्स पढ़ चुकी है, तो टैक्स बचाने के तरीके आते हैं उसको। अब रजनी राज को एडवाइस करती है, क्या तुझे 90,000 सेव करना है कि नहीं करना है? बोलो बोलो स्टूडेंट्स, 90,000 बचाना है कि नहीं बचाना? जल्दी बोलो। यस। तो अब मेरी बात सुनना, रजनी राज को कहती है, देख अगर ये घर तेरे नाम पे रहेगा ना, तो ये 3 लाख भी तेरे नाम की इनकम होगी। एक काम कर, ये एचयूएफ है ना, दिस प्रॉपर्टी यू ट्रांसफर टू एचयूएफ। ये प्रॉपर्टी अपने नाम पे मत खरीद बेवकूफ, तेरा ऑलरेडी 30% टैक्स लग रहा है, बराबर। ये घर तू अपने एचयूएफ फैमिली के नाम पे खरीद ले, और उस फैमिली का मेंबर कौन, करता कौन है? राज ही। कंट्रोल तो उसी का रहने वाला है। तो अब मुझे बताओ, अगर राज ये प्रॉपर्टी खुद के पर्सनल नाम पे ना खरीद के एचयूएफ के नाम पे खरीद ले, तो ये जो रेंट इनकम है किसके नाम पे आएगा? एचयूएफ के नाम पे आएगा। तो कहने से अब इस 3 लाख पे टैक्स कौन भरेगा राज के बदले? एचयूएफ, क्योंकि एचयूएफ इज ऑल्सो अ पर्सन। अब समझा क्यों एचयूएफ को पकड़ के रखा है? हाँ। अब जब गवर्नमेंट इनकम टैक्स वाले आएंगे एचयूएफ के पास, एचयूएफ एचयूएफ तू भी पर्सन है, बराबर, तूने भी 3 लाख कमाया, टैक्स भर, बराबर। तो एचयूएफ बोलेगा आई एम रेडी टू पे द टैक्स, लेकिन 0 to 3 लाख कमाने वाले को कितना परसेंट टैक्स है? तो मुझ पे टैक्स आएगा ही नहीं। तुमने सीधे सीधे कितना परसेंट टैक्स बचा लिया मालूम है? लीगली, इसमें इलीगल कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट के रूल्स को ध्यान में रखते हुए 90,000 टैक्स बचाया तुमने। वाओ रजनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, वाओ। समझा एचयूएफ का क्या इंपॉर्टेंस है? यस। तो एचयूएफ को भी सेपरेटली पर्सन माना है, बराबर। लेकिन एचयूएफ के मेंबर कौन हो सकते हैं? जो कॉमन एंसेस्टर्स के मेंबर हैं। देखो मीन्स अ फैमिली हैविंग ऑल पर्सन
linearly descended from a common ancestors. बराबर, फैमिली का एचयूएफ का मेंबर कोई भी बन सकता है लेकिन उसके एंसेस्टर्स कॉमन होने चाहिए. इसे मैंने कहा ना, आपकी फैमिली नहीं है, आप आपके पापा की फैमिली के मेंबर हैं और आपके पापा एचयूएफ के कर्ता हैं. हेलो, समझ आया? यस. चलो, एचयूएफ, तो एचयूएफ को भी पर्सन माना है, मतलब अगर एचयूएफ के नाम पे भी कमाया ना तो एचयूएफ को भी टैक्स लगेगा. ओके सर, कोई एग्जांपल दे सकते हो एचयूएफ के? एचयूएफ मतलब हर हिंदू अपनी फैमिली का एचयूएफ बना सकता है, बाय डिफॉल्ट है, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं जैन अनडिवाइडेड फैमिली, वो भी हिंदुइज्म के कैटेगरी में आते हैं. सिख अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी हिंदुइज्म में आते हैं, एक्सेट्रा. जैन अनडिवाइडेड फैमिली, सिखिज्म, सिख अनडिवाइडेड फैमिली, ऑल आर हिंदूज ओनली, सबका एचयूएफ बन सकता है. अरे समझा? अच्छा, अब एक डाउट आना चाहिए, सर अगर हमारी शादी के बाद एचयूएफ बाय डिफॉल्ट बन जाता है लेकिन हम कुछ भी ट्रांसफर ना करें तो एचयूएफ को, तो एचयूएफ की नो इनकम, तो नो इनकम तो नो टैक्स. देखो, इनकम टैक्स कब लगेगा? जब इनकम होगी. ऐसे तो आप एज ए स्टूडेंट आप भी सोचो, आपकी इनकम है क्या? नहीं है, तो आपके ऊपर भी टैक्स नहीं लग रहा. लेकिन आप पर्सन तो है ना. हाँ यार, इनकम है तो ही टैक्स है, नो इनकम नो टैक्स, लेकिन पर्सन मान के रखूंगा, कल को कमाया तो टैक्स भरूंगा ना, टैक्स लगाना पड़ेगा तुम पे. एचयूएफ समझा? यस. सर थर्ड कैटेगरी कौन है? कंपनी. ये तो आप सेटिस्फाई हो ही चुके हो. कंपनी चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, और ये मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में ही कह दिया था जब मैं आपको डीटीआईडीटी पढ़ा रहा था. मुझे बताओ, इंडियन कंपनी पे कितना टैक्स है? या, हाँ, अरे वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे लगा भूल गए यार ना. और फॉरेन कंपनीज पे, वाह, 40%. इसका मतलब उनके ऊपर टैक्स तब लगा ना जब वो पर्सन माने गए हो. हेलो. यस, बराबर. तो अ कंपनी, थर्ड कैटेगरी को, कंपनी को भी पर्सन माना है. कोई भी टाइप की कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, एनी काइंड ऑफ कंपनी इज ऑल्सो कंसिडर एज पर्सन. इसलिए कंपनियां जब नेट प्रॉफिट कमाती है ना, उनके ऊपर भी टैक्स आता है. ओ सर, और कौन है? देखो, तीन हो गए: इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी. और कोई टाइप का बिजनेस बचा है क्या? बोल दो. पार्टनरशिप फर्म. गाइस, पार्टनरशिप फर्म को भी पर्सन माना है. इसे पार्टनरशिप फर्म को भी कितना परसेंट टैक्स है? 30%. यस. नाउ पार्टनरशिप फर्म को भी माना है, फिर वो एलएलपी क्यों ना हो. पार्टनरशिप फर्म कोई भी हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो चाहे वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, इन सबको पर्सन माना गया है. मतलब अगर इन्होंने इनकम कमाई तो टैक्स तो भरना पड़ेगा बाबू, क्योंकि यू आर द पर्सन. ओ, तब मेरी बात सुनना. नाउ कितने तरह के पर्सन हो गए? चार. बराबर. तो देखो 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 देखो, अब ऐसे पैराग्राफ से नहीं जाते. सबसे पहला इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ, तीसरा कंपनी, थर्ड इज फर्म. बराबर, सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं ये लोग. बराबर. और कौन से टाइप के बिजनेस होते हैं आप बताओ? बोलो बोलो. और कौन से टाइप के बिजनेसेस होते हैं, जल्दी बोलो. खाली डेफिनेशन पढ़ के दिमाग नहीं चलेगा, सोच के दिमाग चलेगा. अरे बोलो बोलो. अरे टाइप और कोई बिजनेस नहीं सुना? खाली कंपनी सुना, पार्टनरशिप फर्म ही सुना, और कोई टाइप का बिजनेस नहीं सुना? और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कमाती हैं? तो लिसन, नेक्स्ट है, आपने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सुना है कि नहीं सुना है? अरे जिस सोसाइटी में आप रहते हो, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वो भी पर्सन है. फिर स्पोर्ट्स क्लब, जिम खानाज,
बहुत सारे एनजीओज, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटेबल ट्रस्ट। मुझे बताओ ये लोग भी पैसा कमाते कि नहीं कमाते, जल्दी बोलो। कमाते हैं। इन पे भी टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। अब सुनो, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन सबको अलग अलग डिफाइन नहीं किया, इन सबको है ना एक ही कॉमन नाम दे दिया है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, प्यार से बुलाते हैं एओपी। प्यार से क्या बुलाते हैं? एओपी। ऐसा कोई भी टाइप का बिजनेस, ऐसा कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जो एचयूएफ नहीं है, कंपनी नहीं है, फर्म भी नहीं है, तो वो क्या है? तो गवर्नमेंट कहता है जब तू एचयूएफ नहीं है, जब तू कंपनी नहीं है, जब तू फर्म नहीं है, तो भाई तू कोई भी हो, मैं तुझे क्या मानूंगा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, स्पोर्ट्स क्लब, जिम खानाज, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट, इन सबको एक नाम दे दिया, कॉमन नाम। क्या नाम दे दिया है? एओ पी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अरे समझा? अरे बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो। यस, बराबर। एक और नाम दूं जो आपने शायद सुना भी हो, जॉइंट वेंचर। सुना है क्या? हैव यू हर्ड अबाउट जॉइंट वेंचर? हैव यू हर्ड अबाउट जॉइंट वेंचर? यस। जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप जैसा है, पर वो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप होता तो फर्म मानते, इसको भी एओपी माना गया है। अच्छा, तो फोर्थ कैटेगरी बनी है एओपी एंड बीओआई। सॉरी, फिफ्थ कैटेगरी, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। प्यार से बुलाते हैं बीओ आई। अरे हेलो, समझ आया? यस। तो आप यहां पे एग्जांपल्स लिख सकते हो। एग्जाम्पल होगा जॉइंट वेंचर, बराबर, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, जिम खानाज, बराबर, और भी, और भी कुछ भी नाम लिख सकते हो, एनजीओज, एक्सेट्रा। ये सब एओपी बीओआई माने जाते हैं। ओ, कोई डाउट गाइस? नो डाउट। अच्छा, लेकिन सर आपने दो वर्ड यूज किए, आपने दो वर्ड यूज किए, सुनना 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 इंपॉर्टेंट है, और मैं पहली बार बाद में इंट्रोडक्शन में वापस कभी नहीं आऊंगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मैं लास्ट वर्ड लिख रहा हूं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और दूसरा वर्ड है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बराबर। सर तो फिर आपने ये दो नाम वर्ड क्यों लिखे? कुछ फर्क है क्या? हाँ, थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है। नाउ अब इन दोनों का मतलब को समझो। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लास्ट शब्द क्या है? इंडिविजुअल। मालूम है इसमें खाली मेंबर कौन हो सकते हैं? मालूम है? ह्यूमन बींग्स। आप, मैं, खाली इंसान मेंबर बन सकते हैं। लेकिन यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है? पर्सन। मतलब इससे मेंबर कौन कौन बन सकता है? सारे पर्सन, ह्यूमन बींग्स, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एचयूएफ, एक्सेट्रा, सारे ही बन सकते हैं। तभी तो वर्ड पर्सन लिखा है ना, पर्सन में पूरी दुनिया आ जाती है। अरे बराबर। तो पहला डिफरेंस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब खाली ह्यूमन बींग्स कैन बी अ मेंबर, खाली इंसान। अरे इंडिविजुअल वर्ड है ना, समझ रहे हो? पक्का समझ रहे हो? ठीक है। पर्सन, पर्सन का मतलब सारे, मेंबर कैन बी ह्यूमन बींग ऑल्सो, फर्म ऑल्सो, कंपनी ऑल्सो, एचयूएफ ऑल्सो। ओके, मतलब इंसान भी इधर भी आ सकते हैं, इंसान दोनों बाजू आ सकते हैं। ओके, अच्छा अब मेरे को एक चीज बताना, एग्जाम्पल ले रहा हूं। प्रवीण have entered into a joint venture with Reliance company. Praveen have entered into a joint venture with Reliance company. बोलो, ये एओपी मानोगे कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मानोगे? एओपी मानोगे, क्योंकि इसमें एक मेंबर तो इंसान है, प्रवीण, इंडिविजुअल है, और एक पर्सन रिलायंस है। रिलायंस कौन है? कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन है। अरे हेलो,
तो हमारे जॉइंट वेंचर को क्या नाम दोगे? पर्सन। एम आई करेक्ट? यस। नाउ मोस्टली सब लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही होते हैं। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताना, प्रवीण हैव एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर विथ यू, यू मतलब यू स्टूडेंट, प्रवीण हैव एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर विथ यू। अब बताओ अपने जॉइंट वेंचर को क्या कहोगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें मैं भी इंडिविजुअल और आप भी इंडिविजुअल हो, राइट? हाँ, गलत, एओपी ही कहेंगे। सर एक मिनट, क्यों? हम दोनों इंडिविजुअल्स है ना। हाँ, लेकिन इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन में भी तो आते हैं। हेलो, कंफ्यूज हो गए ना? हाँ, बट अब सवाल ये है सर, एक मिनट, आपने हमारे साथ जॉइंट वेंचर किया, प्रवीण एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर विद स्टूडेंट, तो दोनों इंडिविजुअल, तो उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्यों नहीं कहोगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्यों कहोगे? हाँ, अब ये सुनना, एक और डिफरेंस के बाद आप समझ जाओगे। एक और डिफरेंस है, पहला डिफरेंस है ना सबको समझता है लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है सुनो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ना दो लोग साथ में आते हैं विथ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, विथ अ कॉमन इंटरेस्ट, वॉलेंट्रीली साथ में आते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कब कहा जाता है मालूम है? दो इंसान की टीम को ओनली तब जब दोनों जबरदस्ती काम कर रहे हैं, दोनों का एक दूसरे के साथ काम करने का मूड नहीं है, नो कॉमन इंटरेस्ट, नो कॉमन ऑब्जेक्टिव। सर अगर दोनों का कॉमन इंटरेस्ट नहीं है तो दोनों काम क्यों करेंगे? हाँ, कभी कभी मजबूरियों से काम करना पड़ता है। एग्जाम्पल लूं? हाँ सर। हाँ तो सुनो सुनो सुनो, देखो एक एक वर्ड में छोड़ नहीं सकेंगे आप, हर एक वर्ड में कुछ डिटेल है, और मैं टैक्स हमेशा डिटेल में पढ़ाता हूं, सुनना। एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो कि मिस्टर राकेश है, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, 600 करोड़ का, रिचेस्ट। इसके दो बेटे हैं, बराबर, सोनू, मोनू। राकेश 60 इयर्स का हो चुका है, 60 साल हो चुके हैं, बराबर है। अब मुझे बताओ इसके बाद इसका एम्पायर किसको जाएगा? ये 600 करोड़ का प्रॉपर्टी सोनू मोनू, माँ बाप की प्रॉपर्टियां बच्चों को मिलती है उनके मरने के बाद। अब है ना सोनू और मोनू की है ना जरा भी जमती नहीं है, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते, दोनों बेटे दोनों भाई हैं, बराबर है। और राकेश उसके पेरेंट्स परेशान है, दोनों जहां मिलते हैं धपा धप एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, बराबर ना। अब राकेश बोलता है यार इतनी बड़ा बिजनेस मैंने चालू किया, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, बराबर है। अब मेरा, मैं 60 का हो चुका हूं, मेरा कुछ भी हो सकता है, मेरे बाद ये लोग इस बिजनेस को अगर एक साथ नहीं संभालेंगे तो मेरा बिजनेस डूब जाएगा। हेलो, बराबर। अब राकेश क्या करता है मालूम है? एक विल बनाता है, सुनना, विल बनाता है कि अगर सोनू और मोनू दोनों ने मिलकर मेरे इस बिजनेस को नहीं चलाया, बराबर, तो मेरी सारी प्रॉपर्टियां चैरिटी को चली जाएंगी, इनको एक ढेला नहीं मिलेगा। हेलो। अब ये विल बना के राकेश मर जाता है, राकेश डाइड। अब सोनू और मोनू को एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, पता ये दोनों मिलकर साथ में बिजनेस चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? क्यों? मन तो नहीं है, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी इनको। हाँ, विल। तो कहने से अगर ये दोनों मिलकर बिना कॉमन इंटरेस्ट के इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहोगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बॉडी ऑफ इंडिविजुअल? यस, बिकॉज उनका कॉमन इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सर अगर इन दोनों का कॉमन इंटरेस्ट होता तो फिर इसी ऑर्गेनाइजेशन को हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कह देते हैं। कॉमन इंटरेस्ट के बेसिस पे डिवाइड करना। अच्छा, बस इतना सा डिफरेंस है? हाँ, एक्चुअली द सेकेंड पॉइंट इज द डिफरेंस। सर ये सब कहां लिखा है? ये देखो डिस्टिंग्विश लिखा है मैंने, आई हैव रिटन एवरीथिंग, डोंट वरी, बराबर। ना देखो सर क्या लिखा है, क्रिएशन, इट इज वॉलेंट्रीली क्रिएटेड बाय टू और मोर पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलेंट्री का मतलब मर्जी से,
साथ में काम करना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं है। इट इज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मैंने कहा ना, मेरे एग्जांपल में विल जोड़ रहा था, समझ रहे हो कि नहीं? यस। मेंबर इन दिस मेंबर में कंसिस्ट ऑफ कंपनीज, फर्म, एचयूएफ, इंडिविजुअल। एओपी में कोई भी मेंबर्स बन सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी, हाँ। ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम अ मेंबर ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। हाँ, ये भी मैंने बताया। तीसरा, लास्ट, ऑब्जेक्ट। इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट एसोसिएशन ऑफ पर्सन मस्ट ज्वाइन फॉर अ कॉमन पर्पस एंड कॉमन एक्शन। कॉमन पर्पस होना बहुत जरूरी है, तभी तो वॉलंटरी है। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल merely receive the income jointly and is accessible in a likely manner and to the same extent as the beneficiaries। उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, वो खाली एज अ बेनिफिशियरी एक्ट करते हैं। हेलो, नहीं समझाना? पक्का? तो कंपनी, फर्म और एचयूएफ को छोड़कर दुनिया के कोई भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको क्या कहोगे? एओपी। ऑल ऑफ यू? ठीक है। तो कितने हो गए? 5, 5 कैटेगरीज। फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड एचयूएफ, थर्ड कंपनी, फोर्थ पार्टनरशिप फर्म, फिफ्थ एओपी बीओआई, इसमें तो सारे बिजनेसेस आ गए। सिक्स्थ लोकल अथॉरिटी, 7 कैटेगरीज है टोटल। लोकल अथॉरिटी, सर लोकल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट खुद। दूसरों पे रूल लगाने से पहले खुद पे तो अप्लाई कर लो। हेलो, हम लोग बोलते हैं ना, पहले खुद तो फॉलो कर लो फिर दूसरों को सिखाओ। अरे हाँ कि ना? तो गवर्नमेंट ने अपने आप को भी क्या माना है? पर्सन। तो इसमें कौन आएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, रूरल एरियाज में जहां पे म्युनिसिपैलिटी नहीं है वहां पे क्या है? एक्सेट्रा। जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं सब लोकल अथॉरिटी। हाँ, मुंबई की बात करूं तो बीएमसी, बृहन मुंबई, सिडको, एक्सेट्रा। बराबर? ये सब कौन है? लोकल अथॉरिटी। मतलब सर इन्होंने अपने आप को ही पर्सन माना? यस। खुद के ऊपर पहले रूल लगाओ फिर दूसरों को एडवाइस दो। बराबर? तो गवर्नमेंट ने अपने आप को भी पर्सन माना है। कितनी कैटेगरीज हो गई? चलो बोलो। 1 2 3 4 5 6 लोकल अथॉरिटी। अब बताओ कोई छूट गया है क्या? बोलो, सोच लो। अगर कोई छूट गया ना तो वो पर्सन नहीं डिक्लेयर हो पाएगा। बराबर? और अगर वो पर्सन नहीं हुआ फिर उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लग सकता, फिर उसकी इनकम करोड़ों में भी क्यों ना हो। और बताओ कौन छूट गया है? कम ऑन फास्ट गाइस। और कोई है? तो सुनो, मोस्टली सबको कवर कर लिया, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है मैं रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए उन्होंने आगे लिखा है एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब होता है, उन्होंने लिखा है अदर आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, एजेपी। मतलब एक्सेट्रा। गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है। गवर्नमेंट कहता है अगर मैं किसी को भूल गया हूं, बराबर, मैंने ऊपर किसी को लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है, तो भी वो छूटेगा नहीं, वो 7th कैटेगरी में पर्सन माना जाएगा। तो सर इसमें कौन कौन आए अभी तक मैं बताऊं? एनिमल्स, गॉड, शिरडी के साईं बाबा। क्या शिरडी के साईं बाबा इंडिविजुअल है? बोलो बोलो। क्या एचयूएफ है? क्या कंपनी है? क्या फर्म है? क्या कोई कंपनी चल रही है उनकी? क्या वो एसोसिएशन है ना? तो वो क्या हो गए? एसोसिएट, अदर आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। मंदिरों को भी छोड़ा नहीं है, बहुत चंदा आता है, उनके ऊपर भी टैक्स लगता है। बराबर? गॉड, गॉडेस। ठीक है। नाउ सर और कौन आए? गाइस एक चीज को तो हमने पकड़ी नहीं पहले 6 में, यूनिवर्सिटीज। मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी। अरे हेलो,
क्या ये यूनिवर्सिटीज नहीं कमाती? क्या इनको इनकम नहीं होती? होती है, गजब का पैसा कमाती है। बराबर। क्या इन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। लेकिन ये ना तो इंडिविजुअल है, ना एचयूएफ है, ना कंपनी है, ना फर्म है, एओपी भी नहीं है, लोकल अथॉरिटी भी नहीं है, तो फिर पर्सन मानेंगे नहीं? मानेंगे, अदर्स में आएंगे। बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हेलो, बताओ। कोर्ट्स फाइल फीस करने का फीस लेती है कि नहीं? इनकम कमाती है कि नहीं? टैक्स लगना चाहिए कि नहीं? हाँ। बार काउंसिल्स आर ऑल्सो कम्स अंडर अदर आर्टिफिशियल पर्सन। तो गवर्नमेंट ने 7 कैटेगरी क्या बनाई मालूम है? एक्सेट्रा। ये एक्सेट्रा वर्ड, अदर वर्ड बहुत ब्यूटीफुल है। एक छोटे से शब्द में पूरी दुनिया समझ आती है। तो सुनो, पहले 6 कैटेगरी स्पेसिफिक है, लेकिन गवर्नमेंट कहता है अगर कोई भी बंदा पहले 6 कैटेगरी में इंक्लूड नहीं हो पाता तो भी वो टैक्स भरने से बचेगा नहीं। वो कौन सी कैटेगरी में पर्सन माना जाएगा? 7th कैटेगरी, अदर आर्टिफिशियल। तो ये रहा 7th कैटेगरी। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन नॉट फॉलोइंग विद एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉज। इसलिए इसको रेसिडुअरी कहते हैं, बचे कुचे सारे। जो पहली 6 कैटेगरी में नहीं जाते वो अदर्स में आएंगे। तो सर यहां पे एग्जांपल लिखता हूं। गॉड, गॉडेस, हाथी मेरे साथी का हाथी, एनिमल्स, यूनिवर्सिटीज, बार काउंसिल्स, एक्सेट्रा। एलियंस भी अगर आके कमाने लगे ना, उन पे भी टैक्स लग जाएगा। जादू, जादू। हेलो। समझ आया? ऑल 7 टाइप्स ऑफ पर्सन यू अंडरस्टूड? तो मैं आपसे कुछ भी एग्जांपल पूछूंगा, आप मुझे बता दोगे कौन से कैटेगरी में आएगा वो? चलो तो फिर बताओ। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आएगा वो? विप्रो लिमिटेड कंपनी। विप्रो लिमिटेड, लिमिटेड है भाई, कंपनी है वो। अरे हाँ की ना? परफेक्ट। अच्छा। अ, बाबा रामदेव योगा आश्रम। नहीं, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आश्रम मतलब ट्रस्ट से चल रहा होगा। बराबर। ओके। नाउ नेक्स्ट। फिर फर्म्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म। बराबर। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एओपी। बराबर। ठीक है। टू इंडिविजुअल्स आर वर्किंग टुगेदर अंडर द प्रेशर विदाउट कॉमन इंटरेस्ट, BOI, body of individual. Two people are coming together with a common interest, AOP. वाओ। अच्छा, आपने एक बिजनेस का तो नाम ही नहीं लिया, सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सुना है क्या सोल ट्रेडिंग? तो फिर वो तो किधर भी नहीं आया। तो सुनो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न इंडिविजुअल में आता है, लिख लेना। सर कैसे? क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब ऐसा बिजनेस जिसका अकेला मालिक है। हाँ कि ना? तो अकेले मालिक मतलब इंडिविजुअल हुआ। तो इंडिविजुअल और सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कोई फर्क नहीं है इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न पर्सन इंडिविजुअल में आता है। आर यू गेटिंग? समझ गया सब? आपको पर्सन का डेफिनेशन समझा गाइस? क्या बात है। तो हमने आज एक डेफिनेशन कंप्लीट किया। डेफिनेशन ऑफ पर्सन, डेफिनेशन ऑफ पर्सन। कोई डाउट? अच्छा, आज का लेक्चर समझ आया? ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम आज यहां स्टॉप करते हैं, बहुत थियोरी हो गई। बराबर। कल मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। ओके। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
चैप्टर 2 ऑलरेडी स्टार्टेड इन द लास्ट लेक्चर. चैप्टर 2 से हमने इनकम टैक्स चालू किया. सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन था, बराबर. इसमें पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, जस्ट इतना ही कि इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. इट हैज बीन एक्टिवेटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 1962. उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़नी स्टार्ट करी. पहला डेफिनेशन पढ़ा हमने, पर्सन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ जो था सेक्शन 231 में, इसमें कितने कैटेगरीज ऑफ पर्सन है, जल्दी बोलो स्टूडेंट्स. 7 टाइप्स ऑफ पर्सन है, बराबर. पर्सन का डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन पर्सन में पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर लिया है, किसी को छोड़ा नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन द पर्सन. वो 7 कैटेगरीज कौन सी है? तो सबसे पहला इंडिविजुअल. ठीक है, इंडिविजुअल इज अ नेचुरल, उसके अंदर सारे बिजनेसेस हैं. एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, बराबर. अब ये 4 तो स्पेसिफिक हो गए. अब जो कंपनी नहीं है, जो पार्टनरशिप फर्म नहीं है, जो एचयूएफ नहीं है, जो सोल ट्रेडिंग नहीं है, वो सारे एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, हेलो, हाँ की ना, एंड आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन. ठीक है, इन सबको पर्सन माना गया है. मतलब अगर इनको इनकम होती है तो इनके ऊपर टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होगा. अब पर्सन के बाद आज नया डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय असेसी. बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, लेकिन बहुत प्यारा डेफिनेशन है. नाउ लिसन 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 लिसन, प्लीज लिसन. व्हाट इज दिस असेसी? अंडरस्टैंड. नेक्स्ट डेफिनेशन असेसी. ये वर्ड्स यूज टू हो जाएंगे, हम रोज ये वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट इज असेसी? अब देखो, इनकम टैक्स ने एक लाइन में इसको डिफाइन किया है, ओनली इन वन लाइन. असेसी मतलब ये वो पर्सन होता है जिसको टैक्स भरने की लायबिलिटी होती है. हु इज लायबल टू पे द टैक्स. मतलब असेसी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स. जिसको इनकम टैक्स भरने की, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है, वो पर्सन क्या माना जाएगा? असेसी. अब इसमें दो बातें. एक तो पहली चीज, असेसी पर्सन ही बन सकते हैं, मतलब असेसी होने के लिए पर्सन होना जरूरी है. ओके, लेकिन हर पर्सन असेसी नहीं है. खाली उसी पर्सन को आप असेसी कहेंगे जिसके ऊपर टैक्स भरने की जिम्मेदारी है. हु इज लायबल टू पे द टैक्स. लेट्स टेक वन एग्जांपल. मान लो प्रवीण, मैं और आप स्टूडेंट. हेलो, ठीक है. अब मुझे बताओ, क्या मुझे इनकम टैक्स भरना पड़ता है? एम आई लायबल टू पे द इनकम टैक्स? यस और नो, बोलो. यस, क्योंकि मैं टैक्स भरने के लिए लायबल हूं. क्या आपको टैक्स भरने की लायबिलिटी है आपके ऊपर? नो, क्योंकि आपको इनकम ही नहीं है, तो नो टैक्स लायबिलिटी, बराबर. आपको कोई टैक्स नहीं लगता. ठीक है. अब मेरा दूसरा सवाल प्लीज, क्या प्रवीण पर्सन है? बोलो. यस. क्या आप पर्सन हो? यस. लेकिन सुनो, मैं असेसी हूं, लेकिन आप असेसी नहीं हो. ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर टैक्स भरने की जिम्मेदारी नहीं है. आप पर्सन हैं बट आप असेसी नहीं हैं. मैं पर्सन हूं बट मैं असेसी भी हूं, बराबर. तो असेसी का डेफिनेशन एक लाइन में है. किसे हम असेसी कहेंगे, किस पर्सन को असेसी कहेंगे? तो देखो क्या लिखा है, एनी असेसी. एन असेसी मीन्स अ पर्सन whom on whom any tax or any sum of money is payable. बराबर, जिसके ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी है, जिसके ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी है. अरे अरे, गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? हेलो, ठीक है. नाउ ओके, तो मैं ऐसा बोलूं, अब मुझे ये ट्रू और फॉल्स बताना, ठीक है, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझा. ऑल असेसी आर पर्सन बट ऑल पर्सन आर नॉट असेसी. ये ट्रू है कि फॉल्स है? मेरी बात सुनना. सारे असेसी पर्सन होते हैं, लेकिन सारे पर्सन असेसी नहीं होते. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? दिस इज ट्रू, बराबर. आप पर्सन हैं बट आप असेसी नहीं हैं. मैं पर्सन हूं बट मैं असेसी भी हूं. तो देखो, मैं यहां पे एक बॉक्स में नोट लिख रहा हूं, प्लीज जरा देखो. ऑल असेसी आर पर्सन बट ऑल पर्सन
आर नॉट असेसी। कोई डाउट? कोई डाउट? आपको एसएससी का डेफिनेशन समझा? वन लाइन का डेफिनेशन एकदम सिंपल। हर वो बंदा जिसके ऊपर टैक्स भरने की लायबिलिटी है वो बंदा असेसी है। मतलब मैं इंडायरेक्टली बोलूं, लेमन टर्म में इनकम कमाने वाला असेसी है। हेलो? क्योंकि जो इनकम कमाता है वही टैक्स भरने के लिए लायबल है। बराबर? ओके। अब देखो दूसरी बात, एक स्टेप और आगे। असेसी कितने टाइप के होते हैं? सर यार अब इसमें भी टाइप्स होते हैं। यस सर, लेकिन असेसी तो असेसी होते हैं, उसमें क्या टाइप्स होने की जरूरत है? नो नो नो, लिसन। असेसी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक नॉर्मल असेसी, क्या होता है जल्दी से समझ जाएंगे आप, बहुत सिंपल है। नॉर्मल असेसी, एक रिप्रेजेंटेटिव असेसी, एक रिप्रेजेंटेटिव असेसी और एक डिफॉल्टर असेसी। ठीक है? तीन टाइप के असेसी होते हैं। तीनों का मीनिंग सेम है, ऑल थ्री आर लायबल टू पे द टैक्स। लेकिन तो फिर सर जब सबको टैक्स भरना ही लायबल है तो फिर तीन कैटेगरी डिवाइड क्यों किया? समझ जाएगा। नॉर्मल असेसी का मतलब है मेरी इनकम पे मैं खुद ही टैक्स भरने के लिए लायबल हूं। मोस्टली सब लोग नॉर्मल असेसी ही होते हैं। बराबर? आपके पेरेंट्स की इनकम पे आपके पेरेंट्स खुद टैक्स भरने के लिए लायबल है अगर वो इनकम कमाते हैं। ऑब्वियसली पेरेंट्स तो कमाते ही हैं। ठीक है? अगर आप इनकम कमाते हो तो आप खुद लायबल हो। तो जब हम अपनी खुद की इनकम पे टैक्स भरने के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं तो हम अपने आप को नॉर्मल एसएससी कहेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी क्या होता है? जब आप रिप्रेजेंटेटिव सुनोगे ना तो नॉर्मल ज्यादा समझ में आएगा। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि इनकम कमा कोई और रहा है लेकिन टैक्स भरने की जिम्मेदारी किसी और पे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था एक 2 महीने का छोटा सा बच्चा, क्या वो पर्सन है? यस। अगर 2 महीने का बच्चा इनकम कमाए तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा? क्या वो बच्चा टैक्स भरने के लिए लायबल है? यस। बराबर ना? तो लिसन लिसन लिसन, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी में हम वो 2 महीने का बच्चा लेते हैं, माइनर चाइल्ड। तो लेकिन 2 महीने का बच्चा इनकम कैसे कमा सकता है? सबसे पहले तो सवाल ही उठता है क्यों नहीं कमा सकता। मान लो कि 2 महीने का छोटा सा बच्चा एकदम क्यूट बेबी है, गबू गबू सा। जॉनसन एंड जॉनसन वालों ने, बेबी प्रोडक्ट्स वालों ने उसको एड में ले लिया। अब उसको एड में दिखा रहे हैं। बराबर है? तो बताओ पैसा कमाया नहीं कमाया बच्चे ने? बताओ। यस। 2-3 साल के टैलेंटेड बच्चे होते हैं, बराबर, जो मूवीज में एक्टिंग करते हैं। बताओ उन्होंने इनकम कमाई कि नहीं कमाई? कमाई। अब बताओ ये माइनर चाइल्ड जिन्होंने पैसा तो कमाया अपने टैलेंट से, लेकिन क्या इनको पता है टैक्स क्या होता है? नहीं। छोटे बच्चे हैं यार, इनको क्या ही पता चलता होगा। तो बताओ इनका टैक्स कौन भरे? फिर इनकम टैक्स वाले किसको पकड़े? बच्चों को ही पकड़े? नहीं। यस, पेरेंट्स को। तो माइनर चाइल्ड के केस में पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव असेसी माने जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है टैक्स बच्चे की इनकम पे ही भरा जा रहा है, लेकिन प्रोसीजर, टैक्स भरने की जिम्मेदारी किसकी? पेरेंट्स की। कि छोटे छोटे बच्चों को कहां पता है टैक्स क्या होता है? अरे हेलो, उनको तो शायद इनकम भी नहीं पता, टैलेंट है, कर लेते हैं एक्टिंग मस्ती में। अरे हेलो ऑल ऑफ यू, समझा? बराबर ना? तो यहां पर रिप्रेजेंटेटिव असेसी कौन हुआ माइनर चाइल्ड के केस में? पेरेंट्स। इसका मतलब अगर माइनर चाइल्ड के बच्चों की अगर इनकम पे टैक्स नहीं भरा गया ना तो गवर्नमेंट किसका कॉलर पकड़ेगा? पेरेंट्स का। बच्चों को हाथ भी नहीं लगाएगा। इसे कहते हैं रिप्रेजेंट, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। फिर एक और केस, ल्यूनेटिक, पागल, अनसाउंड माइंड। अब सोचो ल्यूनेटिक के नाम पे भी लाखों रुपए की इनकम हो रही है, ही इज ऑल्सो लायबल टू पे द टैक्स, लेकिन वो दिमाग से पागल है। तो इसको क्या इनकम टैक्स समझता है? नो। तो सर उसके केस में कौन होगा जिम्मेदार टैक्स भरने वाला? तो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी कौन होगा? पेरेंट्स। अरे समझा? यस। ना और भी है, 3-4 केसेस और हैं ना। और सुनो, डिजीज पर्सन, डिजीज पर्सन। तो डिजीज पर्सन मतलब नाउ जो कमाते कमाते मर गया। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। मुझे एक चीज बताओ, हमारे इंडिया में कितनी इनकम कमाने के बाद टैक्स लगना शुरू हो जाता है? लास्टली लेक्चर में बताया था,
मोर देन 3 lakhs, क्या बात है। बराबर, अगर आपकी इनकम 3 लाख के ऊपर है तो यू आर लायबल टू पे द टैक्स। एम आई करेक्ट? तो मानो मानो फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर एक्स करके बंदा है जिसने इस साल 20 लाख रुपीस कमाया, 20 लाख रुपए कमाए। अब 20 लाख रुपए कमाने वाला पर्सन 30% टैक्स पे करने के स्लैब में आता है। यस, बराबर है। लेकिन ये कमाते कमाते मर गया, हार्ट अटैक आ गया अचानक से, की डेथ हो गई। अब बताओ, क्या ये डिजीज पर्सन टैक्स भरने के लिए लायबल है? तो गवर्नमेंट बोलता है यार इस बंदे की इनकम इस साल 20 लाख हुई थी, 30% के स्लैब में आ रहा था, पर इसकी तो डेथ हो गई। अब टैक्स किससे वसूला जाए? बोलो। गवर्नमेंट को मरे हुए आदमी को छोड़ देना चाहिए कि नहीं छोड़ देना चाहिए? पहले बताओ, टैक्स लगाना चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, यार वो बंदा कमाते कमाते मर गया, फिर भी उससे भी टैक्स लेंगे? सोचो, बुरा नहीं लग रहा? अरे घर वाले एंजॉय करेंगे ना। ना, यस, नाउ लिसन लिसन, परफेक्ट है। बड़े यार इमोशनल नहीं हो यार तुम लोग। हम्म, हम्म। काफी प्रैक्टिकल हो ना। लिसन लिसन लिसन, बट लॉ है तो लॉ है। इनकम टैक्स कहता है हम मरे हुए आदमी को भी नहीं छोड़ेंगे, बराबर है। नाउ गवर्नमेंट कहता है अब जो बंदा चला गया उस पे तो हम टैक्स ले नहीं सकते, लेकिन इसके बाद इसके बनने का इसकी प्रॉपर्टियां किसको जा रही है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसकी इनकम पे टैक्स पे करेगा। ओ मतलब सर मरे हुए आदमी को भी नहीं छोड़ा? हाँ, तो जिंदा को कहीं छोड़ेंगे गवर्नमेंट? अरे हेलो, बराबर। अच्छा, तो सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव टैक्स भरेंगे, हाँ, गवर्नमेंट इनको पकड़ेगी। तो एलआर इज ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, लॉजिक समझा? यस। एक और, ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट को इनकम हो रही है, कैन आई से ट्रस्ट इज एन एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन? यस। तो ट्रस्ट इज ऑल्सो लायबल टू पे द टैक्स, लेकिन टैक्स भरने के लिए जिम्मेदार कौन? ट्रस्टी। तो अगर ट्रस्ट का टैक्स पे नहीं किया गया ना, तो ट्रस्टी का कॉलर पकड़ा जाएगा। ओ ऐसा है। यस। फिर एक और केस है, एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। बराबर, आजकल ऑनलाइन का जमाना है गाइस, बिना इंडिया में आए बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया से कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? जल्दी बोलो। यस, वो इंडिया में आते भी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन की हेल्प से बिना इंडिया में आए भी वो इंडिया से कमा रहे हैं। अब गवर्नमेंट कहता है, इंडियन गवर्नमेंट, कि यार तुम फॉरेन में रहते हो लेकिन फिर भी इंडिया से कमाते हो, तो बताओ इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? ये एनआरआईज को टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है इनको कहां पकड़ने जाऊं, ये तो यूएस बैठा है, दुबई में बैठा है, यूरोप में बैठा है, ये एनआरआईज। बराबर, इधर इंडिया में रहकर लोग इंडियंस को मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, फॉरेनर्स को कैसे पकड़ूं? तो इनसे टैक्स कैसे वसूला जाए? तो गवर्नमेंट कहता है एनआरआई तो फॉरेन में बैठा है, इनको तो मैं पकड़ नहीं सकता, लेकिन भले ऑनलाइन हो, कोई तो बंदा इंडिया में होगा जो इसके बिहाफ पे काम कर रहा होगा। पैसे ऐसे ही तो हवा में उड़ के नहीं जाते होंगे, तो कोई तो होगा जो एनआरआई के बिहाफ पे इंडिया में उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हेलो, उसने कुछ कोई ऑफिस खोल के रखी होगी, कोई एम्प्लॉइज होंगे, कोई एजेंट होगा, कोई तो होगा जो इसके बिहाफ पे इंडिया में ऑपरेट कर रहा है। एम आई करेक्ट? तो गवर्नमेंट कहता है हम उस एजेंट को पकड़ेंगे जो उस एनआरआई के बिहाफ पे काम कर रहा है इंडिया में। तो एजेंट को बोलेंगे अब तू एनआरआई का टैक्स भर, तू उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यू विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसएससी। बराबर, एनी डाउट्स? बराबर। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपकी इनकम पे आप खुद लायबल हैं तो आप कौन से एसएससी हैं? नॉर्मल एसएससी। लेकिन अगर आपकी इनकम पे आपके पेरेंट्स टैक्स भरने के लिए लायबल हैं तो पेरेंट्स क्या बने? रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। क्या बात है। अब यहां पे ना आपको एक डाउट आना चाहिए, नहीं आया होगा, मैं खुद ही रेस कर देता हूं। सर, जब आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, तब आपने एक पॉइंट कहा था, बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, है ना? कहा था डायरेक्ट टैक्स बराबर आपकी इनकम पे आपको खुद को टैक्स भरना होगा। तो सर यहां पर तो बर्डन शिफ्ट हो रहा है ना शिफ्ट? नहीं हो रहा है शिफ्ट।
बराबर, अब ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। शिफ्ट नहीं हो रहा है, याद रखना डीटी का बर्डन कभी शिफ्ट नहीं हो सकता, ये बेसिक रूल है, ये कभी हिल नहीं सकेगा। तो सर इसमें तो शिफ्ट हो गया, इनकम कमाई माइनर चाइल्ड ने, टैक्स भर रहा है पेरेंट्स ने, इनकम कमाई ल्यूनेटिक ने, टैक्स भर रहा है पेरेंट्स। नाउ डिसीज पर्सन ने इनकम कमाई, टैक्स भरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इनकम कमाया ट्रस्ट ने, टैक्स भर रहा है ट्रस्टी। सर बर्डन तो शिफ्ट हो गया। अब सुनो गाइस, यहाँ पे बर्डन शिफ्ट नहीं हुआ है। जब मैं ये कॉन्सेप्ट को समझाता हूं ना, तो स्टूडेंट थोड़ा सा मिसकम्युनिकेट हो जाता है और हम डिफरेंट ट्रैक पकड़ लेते हैं। इनकम टैक्स ने कहा है माइनर चाइल्ड की इनकम पे टैक्स माइनर चाइल्ड ही भरेगा, बर्डन शिफ्ट नहीं होगा। टैक्स माइनर चाइल्ड के पॉकेट से ही जाएगा, लेकिन भरने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। टैक्स पेरेंट्स के पॉकेट से नहीं जा रहा, टैक्स माइनर चाइल्ड के पॉकेट से जा रहा है, लेकिन भरने के लिए कौन जाएगा? प्रोसीजरल कंप्लायंस की कौन पूरे करेगा? पेरेंट्स। पेरेंट्स के पॉकेट से टैक्स नहीं जा रहा। सिमिलरली डिजीज पर्सन के केस में टैक्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव भर जरूर रहा है, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने पॉकेट से नहीं भर रहा। किसके पॉकेट से टैक्स जाएगा? हाँ, तो बर्डन शिफ्ट नहीं हुआ है, बराबर, बर्डन शिफ्ट नहीं हुआ है। एलआर खाली कंप्लायंस रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेगा। ऑल ऑफ यू, मिसकम्युनिकेशन दूर हो गई? हाँ कि ना? ओके, ठीक है। अब थर्ड इज डिफॉल्टर असेसी। सर डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है? डिफॉल्टर का मतलब है आपने इनकम टैक्स के बनाए हुए जाने अनजाने में, इंटेंशनली अनइंटेंशनली कोई इनकम टैक्स के रूल्स तोड़े हैं, बराबर। जैसे आप टैक्स चोरी करते हुए पकड़े गए, आपको टैक्स ज्यादा भरने को आ रहा था लेकिन आपने टैक्स छुपाया, फिर इनकम टैक्स वालों ने आपको पकड़ा, तो आप क्या बन गए? डिफॉल्टर, बराबर। अगर आप जाने अनजाने में, ठीक है, कभी कभी हम जानबूझ के भी टैक्स की चोरी करने की कोशिश करते हैं, बराबर है, कि देखा जाएगा जब पकड़े जाएंगे तब, ठीक है। नाउ कभी कभी हमको रूल्स पता नहीं होते, अनजाने में हम रूल्स को तोड़ देते हैं। तो इनकम टैक्स ने कहा है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट के बनाए हुए कुछ रूल्स ब्रीच किए, तो आप डिफॉल्टर माने जाएंगे और हम आपको डिफॉल्टर असेसी डिक्लेयर करेंगे। हेलो, तो डिफॉल्टर कब माने जाते हैं मालूम है? जब आपने कोई इनकम टैक्स के बनाए हुए रूल्स ब्रेक किए हो, तो ही आप डिफॉल्टर होंगे, नहीं तो आप डिफॉल्टर नहीं होंगे, बराबर। एनी डाउट्स इन दिस? तो कितने टाइप के एसएससी हैं? 3 टाइप्स। तो अब जरा पढ़ लेते हैं एसएससी का डेफिनेशन। सेक्शन 27 में, एन एसएससी मींस अ पर्सन हु इज बाय whom एनी टैक्स, टैक्स मतलब इनकम टैक्स, और एनी अदर सम, यहाँ पे एनी अदर सम का मतलब है कोई भी तरीके का इंटरेस्ट और पेनल्टी, क्योंकि अगर आप टैक्स वैक्स भरने में लेट हो जाते हो ना, तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। अगर आप टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी इसमें से कुछ भी भरने के लिए लायबल हैं, तो आप असेसी माने जाएंगे। ओके, डीम्ड असेसी, रिप्रेजेंटेटिव असेसी और असेसी इन डिफॉल्ट, ये मैंने आपको तीनों कंसेप्ट समझाए। कोई डाउट? ठीक है, मैं यहां पे फिलअप कर देता हूं। माइनर, ल्यूनेटिक और इडियट के केस में पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स नहीं है तो गार्जियन, अगर गार्जियन नहीं है तो कोई तो होगा जो आपको संभाल रहा होगा, केयर टेकर, वो रिप्रेजेंटेटिव असेसी माना जाएगा। ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी रिप्रेजेंटेटिव असेसी माना जाएगा। डिजीज पर्सन के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बराबर, रिप्रेजेंटेटिव असेसी माना जाएगा। नॉन रेसिडेंट असेसी के केस में, नॉन रेसिडेंट असेसी के केस में उसका कोई एजेंट रिप्रेजेंटेटिव असेसी माना जाएगा। आपको असेसी का डेफिनेशन समझा? परफेक्ट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 2 डेफिनेशंस कंप्लीट हो गए। थर्ड डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, 2 डेफिनेशन। अब सर ये क्या है बताता हूं, आराम से सुनो, कोई घाई नहीं है। पहला 1.5 आवर अभी थ्योरी है, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रैक्टिकल चैप्टर चालू होंगे, बहुत मजा आने वाला है, लेकिन बेसिक कंप्लीट होने बहुत जरूरी है। नाउ अंडरस्टैंड, हमारा इनकम टैक्स 2 इयर्स पे चलता है, 2 इयर्स पे। अच्छा, पहली चीज एक डाउट क्लियर कर लो, जब मैं ईयर कहता हूं
तो ईयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। सुना होगा, हाँ कि ना? यस। कैलेंडर ईयर कहां से कहां होता है? किस ईयर को कैलेंडर ईयर कहते हैं? यस, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इसे कैलेंडर ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं? जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को कंप्लीट करता है। देखो, हम एकदम स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं। इनकम टैक्स में कैलेंडर ईयर एप्लीकेबल नहीं होता। तो आज के बाद जब मैं इनकम टैक्स में ईयर बोलूं तो मैं बाय डिफॉल्ट किसकी बात कर रहा हूं? फाइनेंशियल ईयर की। कोई डाउट? ओके, चलो पहला पॉइंट तो क्लियर। अब है ना, इनकम टैक्स दो फाइनेंशियल ईयर्स पे चलता है। इनकम टैक्स रन्स ऑन बिहाफ ऑफ 2 फाइनेंशियल ईयर्स। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, मुझे एक चीज बताओ। पहले तो आप पहले इनकम कमाना पसंद करेंगे कि पहले टैक्स भरना पसंद करेंगे? आप प्रैक्टिकली सोच के बताओ, डेफिनेशन अपने आप बन जाएंगे। पहले इनकम कमाएंगे फिर टैक्स भरना चाहेंगे कि पहले टैक्स भरेंगे फिर इनकम कमाना चाहेंगे? यस, तो मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट ने भी यही कहा है। गवर्नमेंट कहता है हम इनकम टैक्स में 2 साल रखेंगे, एक को प्रीवियस ईयर कहेंगे और एक को असेसमेंट ईयर कहेंगे। 1 ईयर इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, अनदर ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। बराबर। सर ये क्या होता है? बताता हूं, सुनना 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 सुनना। अंडरस्टैंड। प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं? तो नाउ लिसन प्लीज। गवर्नमेंट कहता है पहले पूरा 1 साल कमा लो, आप इनकम अर्न करो, टैक्स की टेंशन ना लो, दिल लगा के काम करना, खूब कमाना, ज्यादा इनकम कमाओगे तो मुझे भी ज्यादा इनकम आएगी टैक्स के फॉर्म में। हेलो, राइट? तो इनकम टैक्स कहता है पहले पूरा 1 साल कमाओ, टैक्स की टेंशन ना लो। ठीक है। 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 23 से लेकर अपना करंट ईयर लेते हैं। अब 31 मार्च 23 4 तक फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक पूरा साल कमाओ, टेंशन मत लो, कमा लो जी भर के। अब आपने पूरे साल अर्न किया। हेलो, ये साल खत्म हो गया। हाँ, अब आप यहां पर टोटल मारो कि आपने कितना कमाया। अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम 3 लाख तक है तो टैक्स मत भरना। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो 5% टैक्स भरना होगा। अगर आपकी इनकम 6 लाख से 9 लाख पे है तो 10% टैक्स भरना होगा। 9 लाख से 12 लाख के बीच में है तो 15% टैक्स भरना होगा। 15 लाख से 20 लाख के बीच में है सॉरी, 12 लाख से 15 लाख के बीच में है तो 20% टैक्स भरना होगा, और 15 लाख के ऊपर है तो 30% टैक्स भरना होगा। एम आई करेक्ट? वो कैसे पता चलेगा? बोलता पूरे साल कमाओ फिर टोटल मारो। टोटल मारने के बाद वो जो भी इनकम है, मान लो कि मेरी इनकम 8 लाख है, बराबर, पूरे साल कमाए मैंने 8 लाख। अब उसके बाद में टैक्स तुम अगले साल पे करो, बराबर। अगला साल कब से शुरू होगा? तो 1 अप्रैल 24 से शुरू हो जाएगा। 31 मार्च 24 के बाद कौन सा ईयर आएगा? ओए हेलो, 1 अप्रैल 24 ना? यस। से लेकर 31 मार्च 25 तक आप आराम से इस 8 लाख पे टैक्स भर देना। तो बताओ, 1 साल कमाने वाला ईयर और 1 साल टैक्स पे करने वाला ईयर। अरे बराबर। तो देखो, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर जिस ईयर में असेसी अर्न करता है, इसे इनकम अर्निंग ईयर कहते हैं। और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में असेसी टैक्स पेमेंट करता है, बराबर। तो 2 साल हो गए ना, 1 साल कमाने वाला और 1 साल टैक्स भरने वाला। अरे हेलो, तो इनकम टैक्स 2 साल पे चलता है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। कोई डाउट? कोई डाउट? अच्छा, अब थोड़ा इंग्लिश की एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना? सुनो सुनो सुनो। प्रीवियस ईयर, अगर मैं इस इंग्लिश वर्ड को देखूं तो प्रीवियस का मतलब क्या होता है? पिछला साल। हेलो
बराबर। नाउ बट हमारी लाइफ में प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर होता है। हमारे लिए प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम कमाते करंट में हैं, पास्ट में नहीं। हेलो, राइट? क्योंकि हम कमाते कब है? करंट ईयर में। वी आर अर्निंग इन करंट ईयर। एम आई करेक्ट? तो प्रीवियस ईयर का मतलब करंट ईयर होता है। तो सर एक मिनट, अब तो हमको कंफ्यूज हो रही है। द वर्ड प्रीवियस मींस पिछला साल, तो सर उसको करंट ईयर कैसे बोलेंगे? बताता हूं। नाउ गवर्नमेंट कहता है, ये डेफिनेशन है ना प्रीवियस ईयर, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। गवर्नमेंट ने डेफिनेशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। गवर्नमेंट कहता है 23 24 में जो आप कमा रहे हो उसका टैक्स आप भरने मेरे पास कब आओगे? 24 25 में। बराबर। तो 24 25 में जिस साल में आप मेरे पास टैक्स भरने आओगे, तब तक वो साल जो आपके लिए करंट था वो क्या हो चुका होगा? पिछला। अरे हेलो, नहीं समझा? बराबर। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई तेरे लिए करंट ईयर होगा, लेकिन मेरे लिए पिछला है। क्यों? क्योंकि तुम 23 24 में का टैक्स 24 25 में भरने आओगे, और जब तुम 24 25 में टैक्स भरने आओगे वो ईयर खत्म हो चुका होगा। तो जो तुम्हारे लिए करंट है मेरे लिए तो पिछला हुआ ना। इसके लिए प्रीवियस ईयर वर्ड यूज किया गया है, ऑल ऑफ यू। लेकिन हमारे लिए प्रीवियस ईयर मींस करंट ईयर। ठीक है, ओके। सर ये वर्ड कैसे आया? असेसमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेस? नाउ असेस का मतलब होता है चेक। पूरा साल कमाने के बाद आप जब टैक्स भर देंगे ना, तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करनी होती है, जो गवर्नमेंट चेक करता है। तो चेक का दूसरा नाम है असेस। इसलिए उस ईयर को क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। ऑल ऑफ यू? यस सर। तो देखो, प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में, और असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2(9) में। सर क्या डेफिनेशन है? तो सुनो, मैंने 4 डिफरेंस लिखे कंपैरिजन में। प्रीवियस ईयर इज अ ईयर इन विच पर्सन earns income, है ना? प्रीवियस ईयर इज अ ईयर इन विच पर्सन earns income. असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर इज अ ईयर इन विच पर्सन पे टैक्स ऑन पीवाइज इनकम, प्रीवियस ईयर इनकम। पे टैक्स ऑन प्रीवियस ईयर इनकम। कोई डाउट? बराबर। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताओ, दोनों ईयर में से कौन सा ईयर पहले आएगा? जल्दी बोलो। पीवाई पहले कमाएंगे। तो सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा प्रीवियस ईयर 23 24 है, तो मेरा एवाई क्या होगा? जल्दी बोलो। 24 25। अगर मैं आपसे कहूं मेरा प्रीवियस ईयर 90 20 है, तो एवाई क्या होगा? जल्दी बोलो। 20 21। अगर मैं आपसे कहूं मेरा एवाई 26 27 है, तो मेरा पीवाई क्या होगा? क्या बात है! तो देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है। प्रीवियस ईयर कम्स इमीडिएट बिफोर एवाई। प्रीवियस ईयर हमेशा एवाई के पहले आता है। एवाई कम्स इमीडिएट आफ्टर पीवाई। क्या ही बड़ी बात है, सिंपल सा लॉजिक था। ओके। नाउ एक और कंसेप्ट, थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पहले मैं लिखूंगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। प्रीवियस ईयर है ना, अब ईयर बोले तो 12 महीने, राइट? यस। लेकिन इनकम टैक्स से क्या लिखा है देखो, प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 months और इक्वल टू 12 months। प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम भी हो सकता है, और 12 महीने के जितना भी हो सकता है। सर इक्वल टू 12 मंथ्स तो हमको समझता है, क्योंकि ईयर मतलब 12 महीने। लेस देन 12 मंथ्स कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये समझना जरूरी है। जब आप ईयर कहते हो तो सर 12 महीने होते हैं, लेस देन 12 मंथ्स कैसे हो सकते हैं? बताता हूं। इनकम टैक्स कहता है पहले पूरा एक साल कमाओ, पूरा साल कमाओ, टेंशन मत लो। बराबर। अब मेरी बात सुनना, प्लीज सुनना। हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, हाँ कि ना? ठीक है, यस। अगर मान लो कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कमाना शुरू किया है, फर्स्ट टाइम, ठीक है, मैं इसी साल सीएस बनाऊं ऐसे समझो, और मैं अपनी लाइफ की पहली बार कमाई स्टार्ट कर रहा हूं।
मेरा जॉब लगा 1 जनवरी को, 1 जनवरी 24 को। तो मैंने जनवरी का महीना कमाया, फरवरी को मैंने सैलरी कमाई और मार्च में मैंने सैलरी कमाई, बराबर ना। अब बताओ 31 मार्च 2024 को मेरा ईयर खत्म हो रहा है, तो इस साल मैंने कितने महीने कमाए? तो मेरे लिए प्रीवियस ईयर 3 मंथ्स का ही हुआ ना। अरे हाँ, यस। तो मालूम है, जो अपनी लाइफ में पहली बार कमाने जा रहा है, हो सकता है इस साल उसने पूरे साल ना कमाया हो। तो इनकम टैक्स इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है मालूम है? आप पूरे साल में चाहे एक दिन कमाओ, चाहे पूरा साल कमाओ 12 मंथ्स, चाहे एक महीना कमाओ, चाहे 2 महीना कमाओ, सबके लिए प्रीवियस ईयर सेम रहेगा, 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24, बराबर है? तो प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ्स। नहीं समझा? बराबर, यस। तो हो सकता है कि जिस साल में आप कमाने जा रहे हो, वो पहला साल आप शायद पूरे 12 महीने ना कमाओ, आप शायद 2 महीने कमाओ, 5 महीने कमाओ, लेकिन सबके लिए ईयर कहां खत्म होगा? 31 मार्च 24। अच्छा, अब एक डाउट आना चाहिए, नहीं आया होगा या आया भी होगा, तो भी मैं रेस करता हूं, फिर मैं क्लियर करूंगा। सर, अगर हमने पहली बार कमाना शुरू किया 1 जनवरी से, तो हमारा तो एक साल कमा के 31 दिसंबर होगा। तो सर मैं अगले साल टैक्स भरूंगा ना? नहीं, गवर्नमेंट कहता है सबके लिए प्रीवियस ईयर फिक्स है, सबका ईयर 31 मार्च को ही खत्म होगा। अब उस ईयर में चाहे आप 3 महीने कमाए, 2 महीने कमाए या पूरा साल कमाए, आपका ईयर आपके हिसाब से चालू या खत्म नहीं होगा। अरे क्यों? लॉजिक बड़ा सिंपल है गाइस, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर सब अपने अपने हिसाब से साल डिसाइड करेंगे टैक्स भरने के लिए, तो गवर्नमेंट ट्रैक ही नहीं रख पाएगा। एम आई करेक्ट? यस, नहीं तो फिर तो सब लोग ये बोलेंगे एक काम करो, मेरा सबसे अच्छा दिन है मेरी लाइफ का मेरा बर्थडे, मैं बर्थडे से बर्थडे टैक्स भरूंगा। बोलते हैं ऐसे थोड़ी चलेगा, फिर तो कंट्रोलिंग ही नहीं होगा। तो गवर्नमेंट कहता है सबके लिए प्रीवियस ईयर्स आर फिक्स्ड। अब चाहे आप उस साल में एक दिन कमाए, चाहे 2 दिन कमाए, चाहे पूरा साल कमाए। अब समझ में आया व्हाई दे आर राइटिंग लेस देन 12 मंथ्स? ओके, नाउ सर असेसमेंट ईयर कितने महीने के होंगे? असेसमेंट ईयर हमेशा पूरे 12 महीने के होते हैं। असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज ऑफ 12 मंथ। Assessment year is always of 12 months. अरे all of you, AY is always of 12 months. कोई डाउट? ठीक है। अब आपके लिए एक चीज दिमाग में रख लो, सर हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या है? बराबर, आपके लिए ठीक है, प्रीवियस ईयर है 23-24। एग्जाम में आपके लिए जो सम्स आने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए ही आएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा करंट ईयर क्या है, तो क्या बोलोगे? 23-24। आपको पूरा चेक्स 23-24 का पढ़ना है, तो फिर आपके लिए एवाई क्या होगा? 24-25। समझ आया? ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में डाल लो, पूरा का पूरा टैक्स में हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 होगा और असेसमेंट ईयर 24-25 होगा। अगर वो एवाई 24-25 कहें तो भी है पीवाई 23-24 ही मतलब बनता है। अरे हेलो, हम ना पिछले साल का सोचेंगे ना फ्यूचर का सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का सोचेंगे, और हमारे लिए करंट ईयर 23-24 है। कोई डाउट? पक्का? ठीक है, तो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ओके, नाउ इसके बाद अब सुनो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन आपको लॉजिक समझा? ठीक है, आज मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, अगर आप मुझे आंसर देते हो तो आपको लॉजिक समझा। ठीक है, देखेंगे, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको चीजें समझ रही हैं कि नहीं समझ रही? ठीक है, नाउ फाइन, पीवाई और एवाई बहुत सिंपल था, लेकिन तो मैं ऐसा बोलूं, गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप पूरे एक साल कमाएंगे फिर अगले साल टैक्स भरेंगे, राइट? यस। नाउ अब देखो नॉर्मल सिनेरियो, अभी तक जो हमने फिक्स किया, अभी तक जो हमने डिसाइड किया वो ये है कि हम इनकम कमाएंगे
इनकम अर्न करेंगे, मतलब पीवाई 23-24 पूरा साल कमाएंगे, और फिर टैक्स कब भरेंगे, मतलब एवाई क्या होगा 24-25, ये डिसाइड कर लिया है। ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया है, डाउट नहीं है, पक्का डन। लेकिन अब मेरी बात सुनना, गवर्नमेंट ने 4 एक्सेप्शन बनाए हैं, बराबर। वो 4 एक्सेप्शंस हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं। गवर्नमेंट कहता है 4 केसेस में आप लोग कमाएंगे भी 23-24 में और टैक्स भी भरेंगे 23-24 में, बराबर। मतलब ये एक्सेप्शन क्यों कहे जाते हैं, 4 केसेस ऐसे हैं जिनके लिए प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर विल बी सेम, पीवाई एंड एवाई विल बी सेम। वो कमाएंगे भी 23-24 में और टैक्स भी कितने में कब भरेंगे, 23-24 में। उनके लिए नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा। सर ऐसा क्यों, नाउ गवर्नमेंट ऐसे क्यों रूल्स बनाए, हाँ गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है गाइस, मैं आपको बताता हूं गवर्नमेंट ऐसे रूल्स क्यों बनाए। तो ना सुनना सुनना, गवर्नमेंट कहता है नॉर्मल लोगों के लिए एक साल कमाओ अगले साल टैक्स भरो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4 लोगों के लिए, 4 केसेस के लिए, ठीक है, आप करंट ईयर में कमाएंगे, आप जिस ईयर में कमाएंगे उसी ईयर में टैक्स भरेंगे। लेकिन सर ऐसा क्यों, क्योंकि गाइस वो 4 केसेस ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अगला साल आने ही वाला नहीं है। सर क्यों, मर थोड़ी जाने वाला हूं मैं, क्यों नहीं आएगा मेरी लाइफ में अगला साल, बताता हूं। सुनो सुनो सुनो, प्रैक्टिकली सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला केस कौन सा, कोई भी इंडिविजुअल इंडिया छोड़ के जाता है परमानेंटली, बराबर। तो एनी इंडिविजुअल लीव इंडिया, लीव इंडिया परमानेंटली। अगर आप परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहे हो तो गवर्नमेंट कहता है भाई अगला साल तो तू इधर होने ही वाला नहीं है, तो चुपचाप करंट ईयर की इनकम का टैक्स करंट ईयर में पे करके जा, बराबर है। ऑल ऑफ यू, नाउ फॉर एग्जाम्पल मेरा ले लो, प्रवीण, ठीक है। मैंने ये साल 20 लाख रुपीस कमाए, 23-24 में मैंने 20 लाख रुपए कमाए, मैं टैक्स भरने के लिए लायबल हूं, हाँ। लेकिन ना मुझे अब एक अच्छा जॉब मिल गया यूएस में, ठीक है, तो मैं ये टीचिंग वीचिंग सब छोड़ के यूएस जा रहा हूं, ओके। लेकिन अभी करंट ईयर में मैंने 20 लाख रुपए ऑलरेडी कमा लिए हैं, बट अब मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूं परमानेंटली, यूएस सेटल हो रहा हूं, बराबर। नाउ तो गवर्नमेंट कहता है प्रवीण ये 20 लाख रुपए पे टैक्स भर, नहीं तो इंडिया से बाहर जाने ही नहीं दूंगा। मैं गवर्नमेंट को मैं बोलता हूँ चोर लग रहा हूँ क्या शक्ल से, नहीं ना, मैंने भी टैक्स पढ़ा है, बराबर। मैं आऊंगा ना 24-25 में टैक्स भर दूंगा। आपका इनकम टैक्स का रूल क्या है, एक साल कमाओ अगले साल टैक्स भरो। तो मैंने 23-24 में कमाया, आई गोइंग टू पे टैक्स इन 24-25। गवर्नमेंट कहता है प्रवीण क्या तू अगला साल इंडिया में है, मैं बोलता हूँ नहीं, तो फिर बोलता ना 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 ना, अमेरिका जाने से पहले चुपचाप 23-24 में यू आर लायबल टू पे द टैक्स। तो कोई भी बंदा जो इंडिया परमानेंटली छोड़ के जा रहा है उसके लिए पीवाई भी 23-24 और एवाई भी 23-24। बताओ लॉजिकल है कि नहीं, कन्विंस हुए कि नहीं, यस। अगला साल कहां ढूंढेगा वो मेरे को, बराबर ना। तो कोई भी बंदा जो इंडिया, अच्छा सर अगर हम टेम्पररी जा रहे हैं तो खाली ऐसा 15 डेज के लिए टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, बराबर, तो टेम्पररी है ना, 15 दिन में वापस आ जाओगे, तो आप लोग एक्सेप्शन नहीं है, आप अगले साल टैक्स भरें, ओके। बट सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा मैं चला गया, बराबर। गाइस ये क्या कोई ट्रेन थोड़ी है कि बिना टिकट चढ़ जाओगे, यूएस जा रहे हो, आपका पासपोर्ट पे पासपोर्ट वीजा मिलना चाहिए कि नहीं। तो आपको बताएं, यस, परमिशन लेने के लिए वन ऑफ द क्राइटेरिया इज कि आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो होनी चाहिए। गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है, आपका वो वीजा ही नहीं देगी, वो वीजा ही क्लियर नहीं होगा। होप यू अंडरस्टूड। पहला केस, अच्छा सर आपने 3-4 केसेस बोले, सेकंड केस कौन सा है, चलो हम कन्विंस हो गए सेकंड, पहला केस में तो सेकंड केस सुनना, हाँ ये भी बहुत गजब का कंसेप्ट है। अगर कोई बिजनेस करंट ईयर में शट डाउन हो रहा है, बराबर, अगर कोई बिजनेस करंट ईयर में, यस, बिजनेस शट डाउन इन करंट ईयर, शट डाउन का मतलब वाइंड अप, लिक्विडेट, बराबर। अब मुझे बताओ कोई धंधा है, मेरा बिजनेस मैं 23-24 में बंद कर रहा हूं,
तो मुझे बताओ उसका एग्जिस्टेंस अगले साल रहेगा क्या बिजनेस का? नो। गवर्नमेंट बोलता है भाई तू धंधा बंद कर रहा है, अगले साल तेरा एग्जिस्टेंस है ही नहीं, टैक्स किससे लूंगा मैं? तो बंद होने से पहले करंट ईयर में ही आपको टैक्स पे करना होगा। तो आपके लिए पीवाई एंड एवाई विल बी 23-24 ओनली। समझ आया? यस। नाउ थर्ड केस सेकंड से सिमिलर है, शॉर्ट टर्म बिजनेस। सर शॉर्ट टर्म बिजनेस मतलब आप लोग ने बिजनेस सिर्फ 4-5 महीने के लिए किया है, लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है। मतलब आपने करंट ईयर में बिजनेस चालू किया और करंट ईयर में बंद हो जाएगा, ठीक है? तो शॉर्ट टर्म बिजनेस का भी एग्जिस्टेंस करंट ईयर में ही खत्म हो जाएगा, अगले साल आपका बिजनेस रहेगा ही नहीं। तो आप लोगों को भी के लिए भी असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर विल बी वन एंड द सेम। थर्ड और सेकंड सिमिलर है। अरे है ना सर, इतना शॉर्ट टर्म 6 महीने के लिए बिजनेस कौन करता है, क्यों नहीं करते? बराबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस सीजनल है, हेलो, मेरा सिर्फ आम का बिजनेस है। बराबर। बिजनेस 4 ही महीने चलता है, करंट ईयर में चालू करता हूं, करंट ईयर में बंद कर देता हूं। बराबर। तो मेरे जैसे बिजनेसमैन वालों के लिए असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों सेम रहेंगे। कितने केस हो गए? 3। फोर्थ केस। अब फोर्थ केस सुनना, ठीक है? जरा संभालना, मैं पहले लिख रहा हूं। अगर फॉरेन शिप, अभी शिपिंग बिजनेस के लिए है, कोई इंडिविजुअल के लिए नहीं, फॉरेन शिप लीव्स इंडियन पोर्ट, अगर कोई फॉरेन शिप इंडियन पोर्ट छोड़ के जा रही है तो उसको पहले टैक्स भर के जाना होगा। सर मतलब बताता हूं, आराम से सुनो। लिसन 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 लिसन। मैं यहाँ पे इंडियन कंपनी के शिप्स की बात कर रहा हूं कि फॉरेन कंपनी के शिप्स की बात कर रहा हूं? तो क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पे फॉरेन शिप्स की बात कर रहा हूं। यस, ओके, फाइन। अब इनका हेड ऑफिस किधर है? फॉरेन कंट्रीज में, बराबर है, खाली शिप इनकी आई है। अग्री? अब सुनना, इंडिया में ये फॉरेन शिप क्या लेकर आ रही होगी? इंपोर्ट का सामान। अरे, जो इंडियंस ने बाहर से सामान मंगवाए होंगे वो सारा इंपोर्ट का गुड्स इंडिया में लेके आती है फॉरेन शिप्स, हाँ कि ना? यस। अब वो इंपोर्ट का सामान लेकर आती है और इंडिया में खाली करती है। हमको इंपोर्ट के सामान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट का जो सामान वो इंडिया में लेकर आई है, बराबर है, उसका फ्रेट उन्होंने फॉरेन कंट्री से कमाया है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है। अब वो इंडिया आई, इंपोर्ट का सामान अनलोड किया, शिप खाली हो गई, क्या ये शिप खाली जाने वाली है वापस? नहीं, बराबर है। अब ये जो फॉरेन शिप है ना, फॉरेन शिप, अब ये अपने इंडिया से पूरा सामान एक्सपोर्ट का लोड करके लेके जाएगी। अरे हेलो, एक्सपोर्ट, हाँ कि ना? तो जो भी इंडिया का सामान इंडिया के बाहर भेजना है वही शिप वापस लेके जाएगी लोड करके। यस। तो मेरी बात सुनो, ये जो एक्सपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट का सामान जो इंडिया से पूरा भर के वापस लेके जाने वाली है, इससे ये फ्रेट कमाती है, फ्रेट इनकम होती है कि नहीं होती है, हाँ कि ना? यस। अब बताओ, ये फ्रेट इनकम एक्सपोर्ट का सामान इंडिया के बाहर ले जाने के लिए इसने इंडिया से कमाया, हाँ। तो ये इंडियन इनकम पे, ये फॉरेन फ्रेट इनकम पे इसको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? पहले बताओ, आप कन्विंस हो कि इस फ्रेट इनकम पे जो उसने इंडिया से कमाया है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देना चाहिए? यस, देना चाहिए। लेकिन अगर ये फॉरेन शिप चली गई फ्रेट इनकम कमा के और वापस नहीं आई तो गवर्नमेंट टैक्स किससे लेगा? तो गवर्नमेंट, हाँ यार ये तो सोचने वाली बात थी। तो इनकम टैक्स ने रूल क्या बनाया सुनो, फॉरेन शिप्स पे, फॉरेन शिप्स इंडिया छोड़ने से पहले जितना भी उसने फ्रेट कमाया है, मान लो फ्रेट इनकम हो गई 1 करोड़, 1 करोड़ का फ्रेट इनकम कमाया है, बराबर, वो इसके ऊपर टैक्स भर के जाएगा, बराबर। उसके बिना वो इंडिया का पोर्ट छोड़ने नहीं दिया जाएगा। क्या बात करो सर, गवर्नमेंट इतना रिजिड है? हाँ, टैक्स को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बराबर। अब वो फॉरेन शिप वाला बोलता है अरे सर हमको जाने दो, हम वापस आएंगे तब टैक्स, हाँ हाँ हाँ, कोई भरोसा नहीं है। फॉरेन शिप को इंडियन पोर्ट छोड़ने से पहले टैक्स भरना होगा, बराबर। हाँ, लेकिन अब एक प्रॉब्लम आती है ना सर, क्या प्रॉब्लम आती है? अब जो फॉरेन शिप कंपनी है वो बोलता है चलो हम आपको टैक्स भरने को तैयार हैं, लेकिन आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स,
टैक्स 1 करोड़ पे भरना चाहिए कि नेट प्रॉफिट पे भरना चाहिए? जल्दी बोलो। नेट प्रॉफिट पे। मेरा एक्चुअल इनकम नेट प्रॉफिट होता है। सर एक मिनट, नेट प्रॉफिट और फ्रेट इनकम में फर्क है? हाँ, नेट प्रॉफिट कब आता है मालूम है? जब आप फ्रेट इनकम में से कुछ एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस क्या करो, माइनस। अरे हाँ कि ना? ऑब्वियसली मेरा इनकम 1 करोड़ थोड़ी है, 1 करोड़ मेरा सेल्स है, इसमें से सारे खर्चे माइनस करने के बाद प्रॉफिट आएगा ना। यस। नाउ अब फॉरेन शिप वाले क्या बोलते हैं सुनो, अब उनकी प्रॉब्लम समझना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली प्रॉब्लम नहीं समझोगे तो आपको रूल समझ में नहीं आएंगे। फॉरेन शिप वाले बोलते हैं गवर्नमेंट को कि भाई हम टैक्स भरने को तैयार हैं, भर देंगे हम टैक्स इंडियन पोर्ट छोड़ने से पहले, बट टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे भरा जाता है। हाँ, और प्रॉफिट आता है खर्चे माइनस करने के बाद। तो इनकम गवर्नमेंट बोलता है हाँ, तो बोलता है लेकिन हमारे खर्चे हमको पता ही नहीं, क्योंकि हम जब यहां से शिप छोड़ेंगे, जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो ड्यूरिंग जो खर्चा होगा वो तो हमको तब पता चलेगा ना, खर्चा होने के बाद। तो जब हमको एक्सपेंस ही नहीं पता कितना होने वाला है, तो हमको प्रॉफिट नहीं पता, तो प्रॉफिट ही फाइंड नहीं कर पाएंगे तो हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करें? तो बोलता है हाँ यार, तुम्हारी प्रॉब्लम भी जेन्यून है। आप प्रॉब्लम समझे फॉरेन कंपनी का? यस। गवर्नमेंट बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम जेन्यून तो है, जब तक तुम्हारा खर्चा होगा नहीं तब तुम खर्चा माइनस कर नहीं पाओगे, खर्चा माइनस कर नहीं पाओगे तो तुमको प्रॉफिट पता नहीं चलेगा, और प्रॉफिट नहीं पता चलेगा तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, बोलता ना ना फिर भी छोड़ूंगा तो नहीं, पर तेरी प्रॉब्लम जेन्यून है। तो गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया, एक काम करो, तुम्हें ना फ्रेट का अजम्पशन बेसिस पे खर्चा मान लो, बराबर, और कितना अज्यूम करो, तो फ्रेट का 92.5% तुम खर्चा मान लो। कितना खर्चा मानो? 92.5%। अब जब आप 1 करोड़ में से 92.5 माइनस करेंगे तो बचेगा 7.5%। हाँ कि ना? तो गवर्नमेंट ने कहा है मैं तुम्हारी फ्रेट का 7.5% इनकम मानूंगा और तुम उस 7.5% पे टैक्स भरो। मतलब 1 करोड़ का 7,50,000 इनकम मानी जाएगी, मतलब 92,50,000 एक्सपेंस मान लिया जाएगा अजम्पशन बेसिस पे। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? इसका मतलब उनको 7,50,000 पे टैक्स भरना होगा। सर 7,50,000 टैक्स है? ए नहीं, मिस इंटरप्रेट। 7,50,000 मेरी इनकम है। अब ये फॉरेन कंपनी है ना, फॉरेन कंपनीज को कितना परसेंट टैक्स होता है? 40%। तो 40% टैक्स लग जाएगा इनको। अच्छा, ऐसा है। हाँ, तो रूल बन गया कि आपकी फ्रेट इनकम का हम 7.5% इनकम मानेंगे और आप 7.5% पे टैक्स भर के चले जाना। ओके, तो बताओ कितने केसेस हुए, जल्दी बोलो। पहला, इंडिविजुअल लीव इंडिया परमानेंटली। दूसरा, बिजनेसेस आर शटिंग डाउन इन द करंट ईयर। तीसरा, शॉर्ट टर्म बिजनेसेस। चौथा, फॉरेन शिप लीव इंडियन पोर्ट। कोई डाउट? ओके, अब मैं आता हूं फिफ्थ पॉइंट पे। नाउ आई एम कमिंग ऑन फिफ्थ पॉइंट। अब मैं फिफ्थ पॉइंट पे आता हूं, प्लीज सुनना। फिफ्थ पॉइंट है, ये 4 पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट, लास्ट केस। गवर्नमेंट कहता है अगर आप कोई एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, बराबर, आप किसी को एसेट बेच रहे हो, आप अपनी जमीन बेच रहे हो, प्रॉपर्टियां बेच रहे हो, गोल्ड बेच रहे हो, सिल्वर बेच रहे हो, तो जब आप बेचोगे तो आपको प्रॉफिट आएगा। लेकिन आप एसेट को बेचने के टाइम पर टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो, टैक्स चोरी कर रहे हो। अगर आप ऐसे किसी ट्रांजैक्शन में पकड़े गए तो आप टैक्स चोरी कर रहे थे, तो ऐसे टैक्स चोरी करने वालों को करंट ईयर में टैक्स लगा दिया जाएगा, बराबर। नाउ, तो अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो जिसमें आप टैक्स चोरी करते हुए पकड़े गए, तो गवर्नमेंट कहता है जिस दिन पकड़ूंगा उसी दिन टैक्स लगा दूंगा। हेलो, बराबर। एग्जाम्पल लेता हूं,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बेची, ठीक है, मैंने आपको एक घर बेचा। अब मैंने आपको घर बेचा तो मुझे प्रॉफिट हुआ रहेगा, हाँ, लेकिन मैं ना टैक्स भरने के टैक्स मुझे भरना नहीं था, मुझे टैक्स चोरी करनी थी। मैंने टैक्स भरा ही नहीं तो मैंने टैक्स चोरी कर ली, बट गवर्नमेंट ने मुझे पकड़ लिया। अब गवर्नमेंट बोलता है प्रवीण प्रवीण तूने जानबूझ के टैक्स नहीं भरा, बराबर है, तू अपनी इनकम छुपा रहा था गवर्नमेंट से। मैं बोलता हूँ नहीं 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 नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का प्रूफ तो यही हुआ। तो गवर्नमेंट बोलता है अब तुझे टैक्स भरना होगा, तो मुझे टैक्स तो लगेगा ही। मैं बोलता ठीक है, ये करंट ईयर चल रहा है ना 23-24, मैं अगले साल टैक्स भर दूंगा 24-25 में। गवर्नमेंट बोलता है सुन, तू टैक्स चोरी करते हुए पकड़ा गया है, अगले साल टैक्स भरने के लिए नॉर्मल लोगों के लिए रूल है, आज पकड़ा गया है, वो भी लकीली पकड़ लिया, इससे टैक्स भर रहे हैं। तू पकड़ा नहीं जाता तो टैक्स कभी भरता ही नहीं। ऐसे लोगों को करंट ईयर में तुरंत टैक्स भरवाया जाता है। अरे हेलो, तो उनके लिए भी प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर इज वन एंड द ए। कितने केसेस समझ में आए? 5 केसेस। सर ये सब कहां लिखा है? तो ये देखो यहां पे लिखा है, केसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस इन द सेम ईयर। मतलब आपका पीवाई भी 23-24 और एवाई भी 23-24, बोथ आर वन एंड द सेम। 5 केसेस आपको अंदर, ये बहुत पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है। अब हेडिंग देख लो, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, मतलब फॉरेन शिपिंग, बराबर कितनी इनकम मानी जाएगी? ओनली 7.5% ऑफ द रेवेन्यू विल बी ट्रीटेड एज इनकम। अरे बराबर, इसका मतलब इनडायरेक्टली 92.5% क्या माना गया? खर्चा। ओके, दूसरा केस, इनकम ऑफ परमानेंटली लिविंग इंडिया, बराबर कोई बंदा जो परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है, उसको भी करंट ईयर में टैक्स भरना है। इनकम ऑफ एओपी बीओआई एजेपी फॉर्म्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, आपने कोई भी बिजनेस चालू किया है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, करंट ईयर में चालू किया, करंट ईयर में बंद कर दोगे, तो आपको भी करंट ईयर में टैक्स भरना है। ठीक है, ई पहले देख लो, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, कोई भी बिजनेस जो बंद होने वाले हैं, शटिंग डाउन, लिक्विडेट हो रहे हैं, उनको पहले टैक्स भरना होगा, बाद में बंद हो जाए तो चल जाएगा। और फिफ्थ, असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं जिसमें आप पकड़े गए हो टैक्स चोरी करते हुए, तो आपको करंट ईयर में टैक्स भरना होगा। कोई डाउट यहां तक? यस। हाँ हाँ, नाउ अब देखो, ये एक डाउट है, डाउट कुछ ऐसा है, वापस बता देता हूं सबको। नाउ कि मान लो सर कि मैंने ना 21-22 में टैक्स की चोरी करी, 21-22 आज से 2 साल पहले, लेकिन पकड़ा मैं आज गया हूं, तो मुझे टैक्स कब भरना है? तो लॉजिकली इनकम टैक्स जिस दिन पकड़ेगा उसी दिन टैक्स लेगा ना, तुमने तो टैक्स भरा नहीं था सामने से, जिस साल में पकड़े जाओगे उसी साल में टैक्स भरेंगे। और सुनो, अगर आप टैक्स चोरी करते हुए पकड़े गए ना, मान लो रेड पड़ी है आपके घर पे, तो गवर्नमेंट है ना, आप लोग को करंट ईयर में टैक्स भी लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा 2 साल का, और पेनल्टी भी लगाएगा। और अगर आपका टैक्स चोरी सीवियर है तो जेल में भी डाल सकता है, लेकिन सब कुछ करंट ईयर में होगा। और आपको एक चीज बताऊं आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि आपने डाउट्स पूछे हैं, अगर आपके घर पे रेड पड़ी ना और आप टैक्स चोरी करते हुए पकड़े गए, तो 30% टैक्स नहीं है, टैक्स 60% है, 60% आगे आएगा। आपको पता है 60% टैक्स लगाते हैं, 30% नहीं, 30% तो नॉर्मल लोगों के लिए है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, समझे? रेड पड़ी और रेड पड़ के अगर तुम्हारे सारे ब्लैक मनी निकली, तो ब्लैक मनी पे 60% टैक्स है, और तुरंत रेड मारते ही टैक्स है। अगले साल कहां देखा है टैक्स चोरी की है तुमने? ऑल ऑफ यू समझे? ओके, तो इसी के साथ एक और डेफिनेशन कंप्लीट हुआ, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो अभी तक हमने कितने डेफिनेशंस पढ़े? मैं आपको बार बार रिवाइज क्यों करवा रहा हूं मालूम है? क्योंकि थियोरी चल रही है।
बराबर। तो थ्योरी में क्या है, थोड़ा थोड़ा हमारा कनेक्शन टूट सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं आपको पकड़ के रखूं थ्योरी में, ठीक है। नाउ पहला हमने पर्सन का डेफिनेशन पढ़ा। कोई मुझे पर्सन का सेक्शन याद दिला सकता है? सेक्शन 231 याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद हो जाएंगे, लेकिन सुनो। फिर हमने सेकंड डेफिनेशन क्या पढ़ा? असेसी, सेक्शन 2 7। फिर हमने पढ़ा प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन, सेक्शन 3। फिर हमने पढ़ा असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन, सेक्शन 2 9। अरे हेलो, 4 डेफिनेशंस हो गए, कोई डाउट? अब एक लास्ट डेफिनेशन है दोस्तों, बराबर, और इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज इनकम का डेफिनेशन, सेक्शन 2 24। सेक्शन 2 24 का डेफिनेशन है, बराबर। जरा देखते हैं क्या है ये डेफिनेशन। इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे। नो इनकम नो टैक्स, एम आई करेक्ट? हाँ कि ना? यस। तो गवर्नमेंट ने ना कौन सी इनकम को पे टैक्स लगाएंगे, उसके लिए इनकम को भी डिफाइन किया है, बराबर, कि ये सारी चीजों को इनकम माना जाएगा। देखो कितने पेज का है, 3 पेज का इनकम का डेफिनेशन है। सर ये हमको याद रखना है? नहीं नहीं नहीं, सुनो। याद नहीं रखना है, लिसन लिसन। ये डेफिनेशन में पूरा इनकम टैक्स एक्ट आ गया, ठीक है। ठीक है, ये डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, इनकम इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट आ गया। जिसको ये सारी इनकम समझ आ जाए ना, उसको पूरा इनकम टैक्स एक्ट समझ आ जाए। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बराबर। तो ये डेफिनेशन हम अभी पढ़ेंगे भी ना तो आपको समझेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब आप पूरे इनकम टैक्स को समझ जाएंगे एंड में, ये पूरा डेफिनेशन अपने आप तैयार हो जाएगा। ऑल ऑफ यू नाउ, तो ये डेफिनेशन हम अभी पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे ये डेफिनेशन अपने आप बनेगा, अपने आप तैयार होगा। आज मैं पढ़ भी दूं तो आप समझोगे नहीं, तो ये लास्ट में अपने आप तैयार हो जाएगा, इसको टेंशन मत लो, ये एक बार छोड़ दो। लेकिन इनकम डेफिनेशन का आपको सेक्शन याद रखना होगा। इनकम का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 2 24, बराबर है। अब इनकम के डेफिनेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सारी इनकम की लिस्ट बना दी है, कोई इनकम को छोड़ा ही नहीं उन्होंने, क्योंकि हर इनकम पे उनको टैक्स लगाना है। एम आई करेक्ट? यस। तो आपको इनकम के डेफिनेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है और याद भी करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप इनकम का पूरा डेफिनेशन लिखो, ना इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करती है, टेंशन मत लो। लेकिन अब इनकम को लेकर एक बात, इनकम टैक्स कहता है अगर आपने इनकम कमाई है, तो इनकम है ना, ये बहुत सारे नेचर है। इनकम आप पैसों में भी कमाते हो, इनकम लॉजिकली तो पैसों में ही होती है, हाँ कि ना? अरे यस। क्या नॉन मॉनेटरी इनकम होती है? बोलो। इनकम हम गोल्ड में कमा सकते हैं, इनकम हम लैंड में कमा सकते हैं। यस। तो इनकम टैक्स बहुत स्मार्ट है। गवर्नमेंट कहता है इनकम कोई भी टाइप का हो, कोई भी फॉर्म में हो, ये टैक्सेबल होगा। चाहे इनकम मनी फॉर्म में हो, चाहे इनकम काइंड फॉर्म में हो, चाहे इनकम लीगल हो, चाहे इनकम इलीगल हो, दुनिया की कोई भी टाइप की इनकम हो, इनकम तो है ना, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। सर इलीगल इनकम भी? हाँ, इलीगल इनकम भी तो इनकम ही होती है ना, उस पे भी टैक्स लगेगा। समझा? यस। तो इनकम कोई भी फॉर्म में हो, चाहे मॉनेटरी चाहे नॉन मॉनेटरी, चाहे लीगल चाहे इलीगल, बराबर, चाहे कैश में चाहे चेक में, कोई भी फॉर्म में हो, ऑल टाइप ऑफ इनकम्स आर फुल्ली टैक्सेबल। सर ये कहां लिखा है, आओ बताओ। पॉइंट नंबर 2 देखो, पॉइंट नंबर 2, the income tax act does not make any difference whether the income is, does not make any difference, cash or in kind, legal or illegal। चाहे इनकम लीगल हो, चाहे इलीगल हो, चाहे काइंड में हो, चाहे कैश में हो, हर तरीके की इनकम टैक्सेबल होगी ही होगी। ऑल ऑफ यू समझा?
यस, तो अब मेरी बात सुनो। मैं है ना, ठीक है, इलीगल बिजनेस करता हूं, हाथी के दांत बेचता हूं। हाथी के दांत बेचना इलीगल है। हेलो, ठीक है। पुष्पा मूवी देखी है? मैं लाल चंदन की तस्करी करता हूं, ठीक है ना। अरे पुष्पा मूवी देखी है कि नहीं देखी है? हाँ, लाल चंदन, ये सब इलीगल बिजनेस है, लेकिन मैं कर रहा हूं और मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूं। बता मुझे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इनकम टैक्स कहता है इलीगल है तो भी क्या हुआ, टैक्स तो लगेगा। इनकम तो है ना, इनकम है तो टैक्स है। ओके, अब ये चीज समझ में आ गई ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब गाइस, सुनना सुनना सुनना, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, उसके लिए आपका कंसेप्ट, आपको एक फ्रेश माइंड चाहिए, क्योंकि अब मैं आपको इनकम का अप्रोच देने वाला हूं, ठीक है। तो आई वांट कि आप अब फोकस करें फ्रेशली, एकदम फ्रेश माइंड से, एकदम फुल्ली फोकस के साथ। मजा आने वाला है। लेकिन अब मुझे आपका पहला 20 मिनट आपसे चाहिए फोकस के साथ, ठीक है। नाउ इसके लिए मैं आप लोग को, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा।